हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने उत्तर प्रदेश बोर्ड का अध्ययन शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश बोर्ड के कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हमने हमारा विषय शुरू किया है भूगोल। और भूगोल की जो किताब आप और हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है पृथ्वी और हमारा जीवन। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं पृथ्वी और हमारे जीवन के अंतर्गत अध्याय नंबर 5 की, यानी पाठ क्रमांक 5 की। अध्याय नंबर 5 के अंतर्गत बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं उद्योग और धंधों से रिलेटेड, जिसमें कुटीर उद्योग, वृहद उद्योग, उद्योगों के प्रकार, आज के परिवेश में उद्योगों का जो नज़रिया बदला है, वो सब चीज़ें हम लोग कुछ टॉपिक वाइज वीडियो में बात कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं, इस पूरे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करने वाला हूं। यानी आज हम लोग पढ़ेंगे पूरे चैप्टर की कहानी एक साथ। ये एक तरीके से आपके पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा। इसलिए दोस्तों, आखिरी तक बने रहिएगा और कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार की वीडियो बिल्कुल फ्री आपको प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर या फिर हमारे YouTube चैनल पर जाकर इन सभी वीडियो का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आनंद उठा सकते हैं। आइए दोस्तों, करते हैं इस सेशन की शुरुआत, जो है हमारा पाठ क्रमांक 5 उत्तर प्रदेश बोर्ड। सबसे पहले बात करेंगे कि उद्योग एवं उद्योगों के प्रकार के बारे में, कि उद्योग क्या है, उद्योगों के प्रकार क्या होते हैं। ये थोड़ा सा छोटा मोटा इसका आइडिया हम लोग लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा एक प्लास्टिक दे देता हूँ, नॉर्मल एक प्लास्टिक का इतना बड़ा एक रेप या प्लास्टिक ही दे देता हूँ, तो आप उससे क्या कर सकते हो? क्या वो आपको काम आएगा? जब तक कि कोई कंपनी उस प्लास्टिक को पिघला करके उसको ऐसा आकार ना दे दे, कोई डिब्बा या कोई मग या कोई ऐसा पात्र ना बना दे जो आपके काम का हो, तब तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। या फिर यूँ कहो कि मैं आपको एक लोहे की रॉड या लोहा दे दूँ, इतना बड़ा लोहा आपको दे दूँ, तो आपके किस काम आएगा? बोलोगे ये भारी चीज़ में रख के क्या करूँगा, मेरे किसी काम का नहीं। लेकिन उसी लोहे को पिघला के आकार बदल करके और उसी लोहे से मैं कुछ बर्तन बना करके या काम की चीज़ बना करके आपको दे दूँ तो आपको काम आएगी। तो उद्योग वह जगह है जहाँ पर किसी भी वस्तु को मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित किया जाता है, जिससे कि वो हमारे इंसानों की आवश्यकता की पूर्ति में इस्तेमाल किया जा सके। तो उद्योग वह एंटिटी या वह संस्था होती है, वह जगह होती है जहाँ पर किसी खनिज तत्व को या अशुद्ध मात्रा में मिलने वाली चीज़ों को शुद्ध करके उसका मूल्य वर्धित कर देता है, यानी मूल्य बढ़ा देता है और काम की चीज़ आवश्यकता की चीज़ में बदल दे, तो वही उद्योग कहलाता है। उद्योग द्वारा वस्तुओं को बनाया जाता है। कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो उद्योग से बनाई जाती है। बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जिनको कच्चा माल चाहिए। हालांकि बहुत सारे क्या सारे उद्योगों को कच्चा माल चाहिए। अगर कोई लौह इस्पात उद्योग है तो मैं अगर आपसे पूछूं कि लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चा माल क्या होगा, तो आप बोलोगे सर लौह अयस्क, जो जमीन से निकाला जाता है। कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल खनिज संपदा होती है। कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल कृषि के प्रोडक्ट होते हैं। तो कुछ उद्योगों के लिए कच्चा माल कौन प्रोवाइड करती है? खेती प्रोवाइड करती है, कृषि प्रोवाइड करती है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जैसे हम लोग हिंदी में सूती वस्त्र उद्योग या कपड़ा उद्योग कहते हैं। तो जैसे कपड़ा बनाना है किसी कंपनी को, किसी भी कंपनी को कपड़ा बनाना है, तो वो क्या करेगी? कच्चा माल के रूप में सबसे पहले क्या खरीदेगी? कॉटन खरीद के लाएगी। भारत में कॉटन कहाँ कहाँ मिलता है? कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। तो सबसे पहले वो क्या करती हैं, जो कंपनियां हैं जो वो कॉटन खरीदती है, यानी जो रुई कपास जो होती है उसको ज़रूरत पड़ती है, उसको खरीद करके उससे रेशे बनाती है और रेशे बनाने के बाद उससे कपड़ा तैयार करती है। ये करती है कंपनी। इसका मतलब वो जो कपास है वो कपड़ा उद्योग के लिए कच्चा माल है। तो कृषि उद्योग को कच्चा माल प्रोवाइड करती है। लेकिन एक दूसरा उद्योग जो कि यूरिया नाम का खाद बनाता है या कोई दूसरा खाद या कोई केमिकल प्रोडक्ट बनाता है जो कि फसलों की अच्छी उत्पादन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो उद्योग फसलों के लिए उत्पादन बढ़ाते हैं और फसल जो होती है वो उद्योग का उत्पादन बढ़ाती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। यानी अगर कृषि है तो उद्योग है तो कृषि बन सकती है। इसलिए इन दोनों को नकारा नहीं जा सकता कि कृषि को खत्म कर दो या उद्योग को खत्म कर दो, क्योंकि दोनों की दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। कृषि जो है, कृषि यह उद्योगों को कच्चा माल उपलब्ध कराती है तथा उद्योग यंत्र जो है, उद्योग क्या करते हैं? यंत्र तथा रासायनिक खाद उपलब्ध कराते हैं। भाई अगर आपको खेती करना है तो ट्रैक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या?
आपको खेती करना है तो दवाई छिड़कने के लिए पंप की जरूरत नहीं पड़ेगी क्या? दवाई छिड़कने वाला पंप हो या ट्रैक्टर हो, बोने की मशीन हो, काटने की मशीन हार्वेस्टर हो, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ से बनती हैं? उद्योगों से बनती है। औद्योगिक यंत्र है। तो उद्योग क्या करते हैं? कृषि के लिए यंत्र बनाते हैं और रासायनिक खाद उपलब्ध कराते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर आश्रित हैं। समझ गए आप? उदाहरण के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। बात करते हैं आगे, उद्योगों की स्थापना कहाँ की जाती है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाई उद्योग स्थापित कहाँ किए जाते हैं, तो उद्योग स्थापित वहीं किए जाएंगे ना जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध होगा। उद्योग वहीं स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर यातायात की सुविधा होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, मान लो आप उत्तर प्रदेश के किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे इंडस्ट्री खोलना है, मेरे पास काफ़ी पैसा है, तो खाली पैसा होने से उद्योग नहीं खोल सकते हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें चाहिए। जैसे मान लो आपने उत्तर प्रदेश के उस इलाके में मान लो कपड़े के का एक उद्योग बोला कि आज से मैं कपड़े बनाऊंगा, लेकिन आपने ये सोचा नहीं कि आपका कच्चा माल कहाँ से आ रहा है। आपका कच्चा माल तो आपको गुजरात या महाराष्ट्र से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि कपास तो वहीं पर ज़्यादा होता है। तो गुजरात या महाराष्ट्र से आप कपास मंगाओगे और पता चला आपके गांव तक रोड कनेक्टिविटी, रोड साफ़ सुथरे नहीं है, बड़ी मुश्किल से बड़े ट्रक नहीं आ सकते, तो कच्चा माल कैसे मंगाओगे? जैसे तैसे करके मंगवा भी लिया तो दूर से आ रहा है और अलग अलग व्हीकल में आ रहा है, तो कोई भी ऐसे रोड पे चलने के लिए आपसे ज़्यादा पैसे मांगेगा तो आपका कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। दूसरा ये कि कच्चा माल होना चाहिए, यातायात की सुविधा होना चाहिए, दूर संचार की व्यवस्था होना चाहिए, मतलब कनेक्टिविटी होना चाहिए। भाई बार बार ऐसा नहीं हो कि आपके पास दूर संचार ही नहीं, उससे कांटेक्ट ही नहीं है। बाजार की व्यवस्था होना चाहिए। पता चला आपने जो कपड़ा बनाया है, चूँकि आपका ट्रांसपोर्टेशन भी महंगा पड़ा, आपको कच्चा माल दूर से मंगाना पड़ा तो महंगा तो पड़ा, इसका मतलब साफ है कि आपका कपड़ा आपको महंगा बनेगा। और अगर आपने महंगा कपड़ा बनाया है तो आप बाज़ार में सस्ते में नहीं बेच सकते, और बाज़ार में आपका कपड़ा तभी बिकेगा जो वो दूसरे पुरानी ब्रांड से सस्ता होगा और क्वालिटी भी अच्छी होगी। ऐसे में आप कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाओगे। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि उद्योगों की स्थापना प्रायः उन स्थानों पर की जाती है जहाँ कच्चा माल, यातायात की सुविधा, दूर संचार की व्यवस्था उपलब्ध हो। खाली ये पॉइंट नहीं, और भी बताऊंगा मैं आपके आगे कि कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो प्रायः ज़्यादातर उस जगह स्थापना की जाती है जहाँ पर कच्चा माल की सुविधा उपलब्ध हो, यातायात की सुविधा उपलब्ध हो, यातायात मतलब ट्रेन की सुविधा और रोड सुविधा, दूर संचार की सुविधा व्यवस्था भी उपलब्ध हो, बिजली, पानी वानी ये भी तो चाहिए। जैसे मैं आपसे कहूँ कि भारत में लोह इस्पात उद्योग जहाँ जहाँ स्थापित किए गए, जैसे कि जमशेदपुर में टिस्को लोह इस्पात उद्योग, जैसे जमशेदपुर के पास में ही झारखंड में बोकारो में भी है, छत्तीसगढ़ के भिलाई में भी है, उड़ीसा के राउरकेला में भी है। ये छोटी छोटी जगहों पर भी बनाए गए। क्यों? क्योंकि इन्हीं जगहों पर लोहा निकाला जाता है खनिज के रूप में, कोयला मिलता है, मैग्नीज मिलता है। तो कच्चा माल जब आसपास ही मिल रहा है तो दूर क्यों बसाएं? तो अगर बहुत दूर आपको लोह इस्पात उद्योग बसाना है तो बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इतना भारी भरकम सामान आपको वहाँ से यहाँ ले जाना है तो आपकी कॉस्टिंग कितनी ज़्यादा हो जाएगी। और वहाँ से नदियाँ भी निकल रही, वहाँ से जो है रेल भी निकल रही, तो कितना आसान हो जाता है। क्या कारण है कि भारत में सबसे बड़े सूती वस्त्र उद्योग, कपड़ा मिल जो है वो बम्बई और अहमदाबाद में ही है? क्योंकि बम्बई और अहमदाबाद सबसे बड़े हब इसलिए बन गए क्योंकि इसके आसपास कपास की खेती बहुत होती है, तो कच्चा माल पास ही मिल गया ना। तो जहां आपको जो चीज़ का कच्चा माल मिल जाता है उसके लिए आपको वो काम करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में कच्चे माल के रूप में गन्ना बहुत मिल जाता है, उत्तर प्रदेश में कच्चे माल के रूप में गेहूं बहुत मिल जाता है, चावल भी काफ़ी मात्रा में मिल ही जाता होगा। तो जो चीज़ उत्तर प्रदेश में ज़्यादा हो रही है, जैसे दूध के प्रोडक्ट, डेयरी वगैरह बहुत खोल सकते हैं आप उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश दूध के मामले में पूरे इंडिया में टॉप पे है। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि कौन सी चीज़ आपके यहाँ पर उपलब्ध है। तो कच्चा माल देखा जाता है, यातायात की सुविधा देखी जाती है, दूर संचार देखा जाता है। कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद हो सकता है, लेकिन वही अंतिम उत्पाद किसी और उद्योग के लिए कच्चा माल भी तो हो सकता है। तो किसी उद्योग के लिए कच्चा माल हो सकता है, जैसे कोई टाटा कंपनी है, टाटा की टिस्को कंपनी है जो लोहा बनाती है। लोहा बनाती मतलब कोई ऐसी कोई प्रोडक्ट नहीं बना रही कि कोई अलग से कोई काम में आ जाए, ऐसी मशीन नहीं बनाती, खाली प्योर लोहा बनाती है, लोहे के सामान बनाती है जो लोहा किसी और कंपनी को दे दे। तो वो टाटा कंपनी क्या कर रही है? वो कर रही है पहले खनिज संपदा निकाल रही है, लोहा अयस्क को गला कर लोहा निकाल रही है और लोहे को किसी साइकिल की कंपनी को भेज दिया मान लो, या किसी मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी को भेज दिया। लोहा जो बना है वो टाटा कंपनी के लिए, जिसने बनाया है उसके लिए अंतिम उत्पाद है, क्योंकि वहां से निकल गया।
लेकिन जिस कंपनी में जा रहा है, जैसे साइकिल बनाने के लिए पूरा लोहा ही चाहिए, तो साइकिल कंपनी के लिए वो उसका अंतिम उत्पाद जो आया है वो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए कच्चा माल होता है। तो ये लाइन बड़ी गौर से पढ़िएगा, इसको बहुत काम की है। कोई वस्तु किसी उद्योग के लिए अंतिम उत्पाद है तो वही वस्तु किसी और उद्योग के लिए कच्चा माल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो जरूरी नहीं कि कच्चा माल केवल सीधा खनिज संपदा से ही निकल के आ रहा है, मतलब धरती से अंदर से ही निकल रहा है, या फिर सीधा खेती से ही आ रहा है। किसी उद्योग से भी कच्चा माल किसी दूसरे उद्योग को भेजा जा सकता है। बात समझ में आई? ये बहुत सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्योगों की स्थापना के कारक। उद्योगों की स्थापना कारक मतलब उद्योग कहाँ स्थापित किया जाता है या किन कारकों की वजह से उद्योगों को स्थापित करना चाहिए या कहाँ सक्सेसफुल हो सकता है। उद्योगों की स्थापना उन स्थानों पर की जाती है जिसकी मैंने अभी बात की, 3 चीजें, कच्चा माल, यातायात की सुविधा और दूरसंचार की व्यवस्था। अब खाली यही चीज नहीं है, आपको एक इस तरीके से आप वेन डायग्राम टाइप का बना लोगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मान लो आपने बीच में तो लिख दिया क्या, कारक। ये आपका उत्तर लिखने का तरीका बहुत अच्छा हो सकता है, कारक लिख दिया बीच में। अब किसके कारक की बात करें, उद्योगों के कारक की बात करें। उद्योग के कारक लिख दिया तो पहला कारक लिखो, सबसे पहले आपके पास में होनी चाहिए पूंजी, तभी आप सोच सकते हो। पूंजी नहीं है तो नहीं सोच सकते। और अगर आपको कोई बैंक लोन दे रहा है, आपके पास आइडिया है तो लोन मिल जाएगा, बिल्कुल पूंजी के बारे में सोचो। तो कि आप सोचोगे पूंजी के बारे में तभी आपके दिमाग में आएगा मैं कितना बड़ा उद्योग खोल सकता हूँ, क्योंकि आपकी पूंजी के आधार पर उद्योगों का हिसाब चलता है। अगर आपके पास कम पूंजी है तो आप लघु उद्योग खोलोगे, आपके पास बल्क में पूंजी है तो आप वृहद उद्योग खोलोगे। इसलिए पूंजी सबसे पहला फैक्टर है। दूसरा फैक्टर है भूमि, कहाँ पर खोलोगे तो भूमि भी जरूरी है, भूमि खरीद लो, उसके लिए बराबर जगह चाहिए। तीसरा फैक्टर है कच्चा माल, कच्चा माल है कि नहीं है आपके पास, कच्चा माल की उपलब्धता पहले ही बात कर दो कि भैया मैं यहाँ उद्योग खोलने वाला हूँ, आपके यहाँ से कच्चा माल प्रोवाइड होगा कि नहीं होगा, पूरा कॉस्टिंग तक जोड़ना पड़ेगी, तब जाकर के आपको उद्योग चलाना हो चाहिए मेरे ख्याल से। तो कच्चे माल के अलावा यातायात की सुविधा देखनी पड़ेगी। भाई माल तो बना लिया या कच्चा माल वहाँ से लाया तो यातायात की सुविधा तो जरूरी है। बिना यातायात की सुविधा के कोई भी कच्चा माल आप कहीं से भी उठा के नहीं ला सकते। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अगर आपने मान लो प्रोडक्ट बना भी लिया तो आपको अपना उद्योग चलाने के लिए श्रम शक्ति की जरूरत पड़ेगी, मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, मशीनों की जरूरत पड़ेगी। श्रम शक्ति के बिना नहीं कर सकते। चलो पूरा प्रोडक्ट बन भी गया तो कहाँ बेचोगे उसको, और वो कहाँ बेचोगे आप, बाजार की उपलब्धता होना चाहिए। अगर बाजार उपलब्ध ही नहीं है, अगर बाजार बिगड़ा हुआ है, बाजार में मंदी चल रही है, या जो चीज़ आपने बनाई है उसका ट्रेंड निकल चुका है, वो चल ही नहीं रहा है, ट्रेंडिंग में नहीं है, इसलिए अक्सर बोलते हैं ना कि डिज़ाइन पुरानी हो गई, ट्रेंड चला गया, इसलिए हमेशा नई ट्रेंडिंग में होना चाहिए। बहुत महिलाओं के इस्तेमाल करने वाली जो ज़्यादातर चीज़ें होती, साड़ियाँ या जो भी चीज़ें वो इस्तेमाल करती रहती हैं ज़्यादातर, तो वो ट्रेंड बहुत जल्दी ख़त्म होता है। इसलिए बोलते हैं ना कि महिलाओं की जो साड़ियाँ और इन चीज़ों का जो व्यापार करना है तो उसमें आपको ट्रेंड का ज्ञान होना चाहिए कि जैसे नया ट्रेंड आ रहा, नई फैशन आ रही, तुरंत फैशन चेंज करो। तो फैशन जितनी जल्दी चेंज होती है, ऐसे उद्योगों में आपको ये भी देखना पड़ता है कि बाजार में मांग किस चीज़ की ज़्यादा है। तो अगर आपने ऐसा बना दिया तो आपका उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि इसको एक्सप्लेन ही तो करना है। तो किसी उद्योग धंधे को आगे बढ़ाने के कारकों की चर्चा करें, ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लिख सकते हैं कारक नंबर 1 पूंजी, कारक नंबर 2 भूमि, कारक नंबर 3 कच्चा माल, कारक नंबर 4 यातायात की सुविधा, कारक नंबर 5 श्रम शक्ति, कारक नंबर 6 बाजार की उपलब्धता। और भी बढ़ा सकते हैं कारक, मैं और भी बता सकता हूँ, जैसे विद्युत की उपलब्धता, शक्ति भी तो चाहिए। जैसे विद्युत तो हो गया, जैसे पानी के लिए नदी होना चाहिए आसपास, बहुत सारे उद्योगों को पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी के लिए नदी की आवश्यकता होनी चाहिए। रेलवे के लिए यातायात की आवश्यकता होना चाहिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो काम नहीं होगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े तो आगे पढ़ते इसको। ये तो बिल्कुल आप चाहे तो इसको लिख सकते, स्क्रीनशॉट ले सकते। मैं इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप इस पर थोड़ा गौर करें, क्योंकि यही सब कुछ आपका एग्जाम में आने वाला है। उद्योग उत्पादन के लिए पूंजी का निवेश किया जाता है और निर्मित वस्तुओं को देश भर या विदेश में बाहर बेचने के लिए, बाजारों में बेचने के लिए पहुंचाया जाता है। तो बाजार भी बहुत ज़रूरी है, पूंजी का निवेश भी बहुत ज़रूरी है। स्वतंत्रता के बाद जितने भी आधारभूत उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग, लौह इस्पात उद्योग वगैरह जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, लौह इस्पात उद्योगों की स्थापना सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने अपनी देखरेख में की। आज़ाद जैसे ही भारत हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ,
1950 में देश का संविधान लागू हुआ, सरकारें बनना शुरू हुई, तो आज़ादी के बाद से ही सरकार ने क्या करना शुरू कर दिया, जितने भी बड़े बड़े आधारभूत उद्योग हैं जैसे भेल, सेल, गेल, IUCL, ONGC, BPCL, HPCL, ये सारी कंपनियां पब्लिक सेक्टर कंपनीज है। इन बड़े बड़े उद्योगों को जो बल्क में उत्पादन करते हैं, इनको किसने अपने हाथ में ले लिया? सरकार ने स्वयं के हाथ में ले लिया, क्योंकि ये आधारभूत उद्योग है और यही देश चलाते हैं, यही से इकोनॉमी आगे बढ़ती है। कुछ बड़े उद्योग सरकार तथा निजी क्षेत्र द्वारा संयुक्त रूप से भी स्थापित किए गए। कुछ जो बड़े उद्योग है वो सरकार द्वारा निजी तथा संयुक्त, मतलब दोनों के ने मिला जुला रूप में भी इस्तेमाल किया है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल में यहाँ लिख देता हूँ, जैसे कि आपने मारुति का नाम सुना होगा, मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी भले ही जापान की कंपनी हो, लेकिन भारत में मारुति और सुजुकी ने मिल करके, ये दोनों ने जॉइंट वेंचर है और इसमें सरकार का शेयर आधा है, आधा निजी कंपनी का। कुछ उद्योग निजी क्षेत्र में स्थापित किए गए हैं, जैसे कि टिस्को, टाटा स्टील एंड आयरन कंपनी, काफ़ी बड़ा उद्योग है। टिस्को है, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा इंडस्ट्रीज़ है। कुछ लघु और कुटीर उद्योग भी देश के ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित किए गए, तो छोटे उद्योग भी किए गए हैं। और उदाहरण के लिए जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, दरी या गलीचे बनाना, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग भी भारत में स्थापित किए गए, जो कि आपको कहाँ मिलेंगे? ग्रामीण क्षेत्रों में मिलेंगे। आगे बात करते हैं उद्योगों के प्रकार की। अभी हमारा वही उद्योग और उद्योग के प्रकार वाला टॉपिक ही इसके अंदर चल रहा है, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उद्योगों के प्रकार की बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें उद्योगों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, आखिरकार क्यों उद्योग इतने महत्वपूर्ण हैं, उसको भी तो देख लेते हैं। भाई उद्योग के बिना क्या हो सकता है? तो मनुष्य को अगर जीवन निर्वाह करना है अच्छे तरीके से, तो उसको क्या चाहिए? भोजन चाहिए, वस्त्र चाहिए, मकान चाहिए। मनुष्य को अपना जीवन निर्वाह करना है तो भोजन, वस्त्र और मकान चाहिए। भोजन के लिए, वस्त्र के लिए, मकान प्राप्त करने के हेतु अनेक साधनों और उपकरण आदि की आवश्यकता पड़ती है। खाना बनाने के लिए भी तो आपको, अगर मान लो लकड़ी आप नहीं जला सकते, तो खाना बनाने के लिए भी आपको गैस स्टोव, चूल्हा वगैरह तो चाहिए ना। ये सब कोई कंपनी बना के दे रही है, तो खाना बना, इसके अलावा मसाले वसाले सब कहाँ से आ रहे हैं? रिफाइंड ऑयल कहाँ से आ रहा है? आप बिना उसके तो नहीं बना सकते। तो खाना बनाने, वस्त्र पहनने और मकान बनाने के लिए जो भी चीज़ें की जरूरत पड़ती है, साधन की, उपकरण की, वो सब आवश्यकता पड़ती है। और इन्हीं आवश्यकता की रोज जीवन निर्वाह के लिए या इंसान को अपने रोजमर्रा जीवन को पूर्ति करने के लिए, अपना जीवन स्तर ऊंचा बढ़ाने के लिए उद्योग की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का उपयोग हम सीधे तो नहीं कर सकते। प्रकृति ने तो हमें क्रूड ऑयल दिया है, प्रकृति ने हमें कोयला दिया है, प्रकृति ने हमें और सोना, हीरा, सब चीज़ें दी हैं। क्या आप इसको सीधा खोद के इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या आपको लोहा चाहिए, घर में लोहा चाहिए, आपको लग रहा है कि लोहा तो मैं किसी कंपनी से नहीं लूँगा, मैं खुद ज़मीन से खोद के निकाला, तो आप खोद के निकाल सकते हैं क्या? पॉसिबल ही नहीं है। आप पहचान ही नहीं पाओगे लोहा इसको, ना ही आप सोने को, ना हीरे को पहचान सकते हो। अगर ऐसा होता तो किसी भी आदमी को मिल जाता। तो ऐसे में ये है कि प्रकृति से जो चीज़ें प्राप्त है, सभी का सभी, कुछ चीज़ों को तो इस्तेमाल कर सकते हैं प्रकृति। जैसे प्रकृति हमें ऑक्सीजन देती है। अब क्या ऑक्सीजन पहले इंडस्ट्री में जाएगी प्योर होने के लिए, उसके बाद हम लेते हैं क्या? हम तो डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। धूप, विटामिन डी डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं वो तो ठीक है। उसके अलावा कुछ चीज़ें प्रकृति ऐसी देती है जिसको हमें पहले शुद्ध करना पड़ता है, फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शुद्ध कौन करता है? इंडस्ट्री करती है। तो प्रकृति द्वारा प्राप्त सभी वस्तुओं का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकता, इसीलिए उन्हें परिवर्तन करने की जरूरत पड़ती है। अनेक वस्तुओं का रूप परिवर्तित करना आवश्यक है और इसके लिए उद्योगों की स्थापना की जाती है। और इन ऐसे उद्योगों के अलग अनेक प्रकार हैं। उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। उद्योग स्तर के आधार पर या पूंजी के आधार पर उद्योगों को 3 आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। नंबर 1, पहला आता है आपका कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग, इसमें निवेश नहीं चाहिए, इसमें निवेश की जरूरत न के बराबर पड़ती है, क्योंकि घर के ग्रामीण लोग अपने ही घर में चीज़ों को बनाना शुरू करते हैं, जैसे कि टोकरियाँ बनाना वगैरह वगैरह, झाड़ू वगैरह बनाना। तो इसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ती, ज़्यादा कच्चा माल खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। जंगलों में जाकर कच्चा माल खुद इकट्ठा कर सकते हैं। तो निवेश नहीं भी है तो भी आप काम शुरू कर सकते हैं, अगर आपके पास कला है तो।
दूसरा होता है लघु उद्योग। लघु उद्योग, अगर निवेश पूंजी के आधार पर, इसलिए पूंजी लिख रहा हूं, अगर निवेश 1 करोड़ से कम हो, जिस उद्योग में निवेश 1 करोड़ से कम हो उसे हम लोग लघु उद्योग कहते हैं। और भी काफी सारी चीजें, ऐसा नहीं कि खाली इससे ही पता कर लेंगे, छोटी छोटी चीजें बनाता है, छोटी छोटी रोजमर्रा की चीजें बनाता है। जैसे आपके घर में किचन में देखिएगा बहुत सारे छोटे छोटे डिब्बे बनाए गए, बढ़िया सा कलरफुल ढक्कन रहता है, प्लास्टिक के होते हैं। कौन कंपनी जो आपके लिए छोटी छोटी चीज बना रही है? या बहुत सारी महिलाएं बालों में लगाने के लिए छोटे छोटे क्लिप, रबर वगैरह, कितनी सारी चीजें होती हैं, हम हाथ में पहनते हैं बहुत सारी चीजें, ये कौन बनाता होगा? ये वो सारी कंपनियां हैं, लघु उद्योग है, जो छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाता है, आपकी हर एक चीज की आवश्यकताओं की ध्यान रखने वाले उद्योग। इसमें निवेश बहुत कम होता है। बात करें हम लोग वृहत उद्योग की, वृहत उद्योग की बात करें तो जब निवेश जो है, निवेश 1 करोड़ रुपए से ऊपर हो, कितना भी हो सकता है, हजारों करोड़ में भी हो सकता है, निवेश 1 करोड़ से ऊपर का किया जा रहा हो तो वृहद उद्योग की श्रेणी में आ जाता है, जिसमें बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें बनाई जाती हैं। जितनी बड़ी बड़ी भारी भारी चीजें, जैसे आपके घर में लगा हुआ टीवी, पंखा, पंखा तो हालांकि लघु में भी आ सकता है, लेकिन जो टीवी आपके घर में लगा हुआ है ये वृहद उद्योगों में आता है, क्योंकि इनमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है। टेक्नोलॉजी वाले मोबाइल उद्योग बड़े बड़े उद्योग हैं, है ना। इसके अलावा लोह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, ये कपड़ा उद्योग, ये सारे सारे बड़े उद्योगों के एग्जाम्पल है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये तो हमने कर लिया, इसको मैं मिटा रहा हूँ। तो आपने पूंजी के आधार पर 3 देख लिया, लेकिन एक और चीज होती है, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों के प्रकार। स्वामित्व के आधार पर उद्योग प्रकार में सबसे पहले आता है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग मतलब पब्लिक सेक्टर कंपनीज, जिस पर सारा का सारा स्वामित्व भी और नियंत्रण भी किसका हो? सरकार का हो, तो उसको बोलते हैं सरकारी उद्योग या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग। दूसरा होता है निजी उद्योग। निजी उद्योग, निजी उद्योग वो उद्योग होते हैं जिस पर सारा कंट्रोल, नियंत्रण और जिस पर प्रशासन किसका चलता हो, स्वामित्व किसका हो, किसी निजी व्यक्ति का हो, तो उसको बोलते हैं निजी उद्योग। तीसरा होता है संयुक्त उद्योग। संयुक्त उद्योग ऐसा उद्योग जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर संयुक्त रूप से स्वामित्व भी करे और नियंत्रण भी करे, उसको बोलते हैं हम लोग संयुक्त प्रकार का उद्योग। चौथा होता है आपका सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग ऐसा उद्योग जिसमें जो काम करने वाले वर्कर है उनका भी हिस्सा हो, स्वामित्व हो, और जो कच्चा माल प्रोवाइड कर रहे हैं, कच्चा माल भेज रहे हैं, उनका भी स्वामित्व हो, लाभांश हो, उसको हम लोग सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे कि डेयरी वाले सिस्टम ऐसा होता है, सुधा डेयरी सिस्टम, जैसे सांची डेयरी सिस्टम जो होता है, तो जैसे डेयरी कंपनियां हैं, ये क्या करती है, इसमें जो कच्चा माल प्रोवाइड करने वाले, दूध प्रोवाइड करने वाले, जो गांव के दूध देने वाले लोग होते हैं, उनका भी अंश होता है, उनको भी फायदा मिलता है, और जो काम करने वाले वर्कर उनका भी अंश होता है, सब मिलकर के काम करते हैं, तो उसको बोलते हैं सहकारी उद्योग या सहकारी समितियां। बात समझ में आए? तो 4 प्रकार के उद्योग स्वामित्व के आधार पर और 3 प्रकार के उद्योग पूंजी के आधार पर। तो पूंजी के आधार पर या उनके स्तर के अनुसार वृहद उद्योग, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग 3 भागों में बांटा गया है। इनको तो हम लोग गहन इनका अध्ययन करेंगे, लेकिन अगर आपसे ये भी पूछा जाए कि स्वामित्व के आधार पर, तो इसको भी आप कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैंने वीडियो डिटेल में बनाया हुआ, आप चाहे तो देख सकते हैं। नेक्स्ट है लघु एवं हल्के उद्योग क्या होते हैं। सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। इन उद्योगों में कम पूंजी की आवश्यकता पड़ती है। निवेश तो होता है लेकिन कम होता है। कितना कम होता है? 1 करोड़ से कम। 1 करोड़ से कम। इन उद्योगों में पूंजी कम लगती है, श्रम भी ज़्यादा नहीं लगता और शक्ति की आवश्यकता भी कम होती है, लेकिन सब चीज़ें चाहिए ज़रूर। छोटी छोटी मशीनों का आवश्यकता होती है और ये हल्की वस्तुओं का निर्माण करते हैं, छोटी वस्तुओं का निर्माण करते हैं। जैसे कौन कौन सी वस्तु? तो वो वस्तुएं ये रही आपके सामने जो आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पर। जैसे छोटा टेबल फैन हो गया, जैसे टोकरी, तो ये तो हाथ से भी बनाई, कुटीर उद्योग में भी आ सकती हैं। जैसे डिब्बा बनाना,
ये प्लास्टिक का चीज़ बनाना, ये गलीचा बनाना, इसके अलावा ये आपका जो वार्डरो होते हैं हमारे जो घर में अलमारियाँ होती है, दरवाज़ा बनाना, ये आपके पैरदान हो गए। हालांकि जो फ्रिज है वो वृहद उद्योग में आ जाता है, उसको वहाँ दो कुर्सियाँ है, चम्मच है, कांच के गिलास है, घड़ी है, इसमें से मैक्सिमम चीज़ें जो है ये लघु उद्योग की वजह से बनती है। छोटी छोटी हल्के आइटम तैयार किए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामान का निर्माण करना, छोटे मोटे जो इलेक्ट्रिक सामान होते हैं वो, पंखे, सिलाई मशीन, साइकिल, जूते, कपड़े, कपड़े में भी अलग आता है, कपड़ा में बड़ी इंडस्ट्री भी होती है तो छोटी भी होती है। तेल, माचिस, ऊन, रबर, कुछ खिलौने, प्लास्टिक आदि वस्तुएं हल्के उद्योग के उदाहरण हैं और ये उद्योग निजी क्षेत्र के ही होते हैं। ऐसी कोई कंपनी नहीं होगी, ऐसी कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं है जो घड़ी बनाती है, ऐसी कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी जो पंखे बना रही हो, ऐसी कोई गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी जो आपके लिए प्लास्टिक की चेयर वगैरह और ये ग्लास वास बनाती हो। तो कुछ चीज़ें में गवर्नमेंट बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं है। गवर्नमेंट बड़े बड़े भारी भारी उद्योगों में इन्वॉल्व होती है क्योंकि वहाँ देश का, क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रोडक्शन करना है, उसको सबको ज़रूरत पड़ती है, वो आधारभूत उद्योग है। तो बात करते हैं क्या करके एक और दूसरा है कुटीर उद्योग। हमने बात की अभी छोटे उद्योग, लघु उद्योग की। कुटीर उद्योग में निवेश की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये उद्योग जो लगाए जाते हैं ये श्रमिक खुद लगाते हैं और अपने घरों में ही स्थापित करते हैं। ये उद्योग श्रमिकों के द्वारा अपने घरों में स्थापित किए जाते हैं, जिसमें ये लोग कच्चा माल के रूप में क्या इस्तेमाल करते हैं, जूट का इस्तेमाल करते हैं। जूट समझते हैं आप, जूट या पटसन जिसे सुनहरा रेशा कहते हैं। लकड़ी का इस्तेमाल करते, बांस का इस्तेमाल करते, बेंत, पीतल, पत्थर, इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते कच्चे माल के रूप में। और क्या प्रोडक्ट बनाते, जैसे खादी के वस्त्र बनाना, जैसे हथकरघा के जो आइटम होते हैं वो बनाना, हाथ से बुनी हुई चीज़ें, जैसे चर्म उद्योग, जैसे चमड़ा उद्योग जिसको बोलते हैं, कालीन या दरी की बुनाई करना, जो कालीन और दरिया जो आती है वो, साड़ियों पर कढ़ाई करना, रस्सियाँ बनाना आदि सभी उद्योग इसके उदाहरण हैं। इसके अलावा भी ग्रामीण क्षेत्रों में जैसे मधुमक्खी का पालन, जैसे कुटकुट पालन, ये भी उसमें आता है, जैसे रेशम का पालन, ये सब कुटीर उद्योग के उदाहरण हैं। तो कुटीर उद्योग में सारी चीज़ें आती है, तो आप इसको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे वृहद उद्योग की, बड़े बड़े उद्योग की, वृहद उद्योग की। वृहद या भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं। वृहद या भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं और इसके लिए 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश होता है। वो सारे उद्योग बड़े वृहद उद्योग में कहे जाते हैं, जिनके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अधिक कच्चे माल की आवश्यकता होती है, ज़्यादा संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, भूमि भी चाहिए, मशीन, बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, और शक्ति के संसाधन मतलब क्या तो कोयला या जल विद्युत की आवश्यकता पड़ती है, और अधिक मात्रा में और भारी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं वृहद उद्योग। बात समझ में आई? इन उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, दवाई बनाने वाली कंपनियां, रासायनिक खाद बनाने वाली कंपनियां, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने वाली कंपनियां, जैसे कि जेसीबी वगैरह सुना होगा आपने, हार्वेस्टर, जेसीबी, बड़े बड़े यंत्र कौन बनाती है? कंपनियां बनाती हैं। वायुयान, जलयान, मोटर गाड़ी उद्योग, रेल के इंजन का डिब्बा वाला बनाने का उद्योग, वस्त्र उद्योग, तेल बनाने का तेल शोधन उद्योग, रिफाइनरीज बोल लो, या हमारा कुकिंग ऑयल जो बनता है वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होती हैं, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन उद्योग आदि सभी उद्योग जो प्राइवेट तो होते ही हैं, प्राइवेट के साथ साथ सरकारी क्षेत्र के भी होते हैं, और सरकारी और प्राइवेट निजी दोनों को मिले जुले भी होते हैं। इन सभी उद्योग को हम लोग बोलते हैं वृहद उद्योग, क्योंकि वृहद उद्योग में सबसे ज़्यादा मात्रा में पूंजी का निवेश किया जाता है। तो आपने 2 चीज़ तो बिल्कुल समझ ली होगी। अब हम लोग शुरुआत करते हैं हमारा मेन जो टॉपिक जिस पर आता है। 3 उद्योग तो समझ लिए, लेकिन कुटीर उद्योग के बारे में आपके इस बुक में काफ़ी अच्छे से बताया गया है। तो आइए समझते हैं कुटीर उद्योग के बारे में। लेकिन कुटीर उद्योग के बारे में समझने से पहले एक बार फिर से मैं आपको रिवाइंड कराना चाहूँगा कि उद्योगों के प्रकार 2 तरीके से पढ़े हमने। एक पढ़ा है स्वामित्व के आधार पर, निजी क्षेत्र के उद्योग, सरकारी उद्योग और सहकारी उद्योग और संयुक्त उपक्रम के, 4 ये हो गए। उसके अलावा 3 जो उद्योग पढ़े हमने पूंजी के आधार पर, इस तरह के आधार पर, वृहद उद्योग, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग कुटीर उद्योग की चर्चा करने वाले। तो बात करते हैं, ये उद्योग श्रमिक अपने ही घर में स्थापित करते हैं, ये भी हमने बात पढ़ी थी। ये जो कुटीर उद्योग होते हैं ये श्रमिकों द्वारा अपने ही घर में स्थापित किए जाते हैं।
इनमें जूट, लकड़ी, बांस, बेत, पीतल आदि कच्चे माल के रूप में उपयोग करते हैं। ये तो हमने पढ़ा है। इसको दोबारा से मैं रिपीट करवा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाए। जैसे खादी के कपड़े, हथकरघा, चर्म उद्योग, कालीन, दरी, गलीचा, ये कढ़ाई का सामान मतलब जो साड़ियाँ होती है, जो कपड़ा होती है, कपड़ों की कढ़ाई, रस्सी बनाना आदि सभी उद्योग आते हैं। मधुमक्खी पालन हो, रेशम कीट पालन हो, इवन नमक बनाने का उद्योग भी, क्योंकि इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं लगता है। आपको नमक बनाना तो कोई मशीन की जरूरत थोड़ी ना पड़ेगी, वो तो तरीका होता है। ऐसे क्यारियाँ बना दो, पानी आएगा, ज्वार भाटा खारा पानी आएगा और पानी ऊपर भाप बन के उड़ेगा तो नमक बच जाएगा। तो नमक उद्योग भी कुटीर उद्योग में आता है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत सारे इसको करते भी हैं। ये उद्योग ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। जो कुटीर उद्योग होते हैं वो ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, क्योंकि इनसे वो ज़्यादातर वही चीज़ें बनाते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाती हैं। कुटीर उद्योग बहुत कम ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो शहरों में भी बेची जाए। शहरों में तो इंडस्ट्रीज से ज़्यादातर चीज़ें आती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए शहरों में जो इस्तेमाल की जाती है हाथ से बनी हुई चीज़ें, वो ग्रामीणों में इस्तेमाल होती है केवल। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हो सकता है कि डिज़ाइनर हो, कुछ अच्छा लग रहा हो तो कुछ लोग ऐसे ही शो के लिए रख लेते हैं, लेकिन इस्तेमाल जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा होता है। ये स्थानीय कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं। कुटीर उद्योग में वही उद्योग आते हैं जिसका कच्चा माल गांव में ही मिल जाता है। अब ऐसा नहीं कि दिल्ली से कच्चा माल मंगवा के किसी गांव में आपने उद्योग डाला तो वो बेवकूफ़ी होगी, इतनी दूर से मंगवाओगे महंगा पड़ जाएगा। तो आप वही चीज़ बनाओ ना जो आपके आसपास मिल रही है आसानी से, जो उस गांव में कच्चे माल के रूप में उपलब्ध चीज़ है उसी से प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे बांस वास मिल जाते हैं तो टोकरियाँ वगैरह बना लो, झाड़ू वगैरह बना सकते हो। अगरबत्ती का बिजनेस भी किया जा सकता है, छोटे मोटे बिजनेस वहाँ कर सकते हैं आप। श्रम तथा मशीनों का प्रयोग करते हैं। छोटी मोटी मशीन का आजकल, पहले तो मशीनें नहीं होती थी, सारा काम हाथ से होता था, लेकिन अब आजकल बिजली आ गई गांव तक तो वहाँ पर भी छोटी छोटी मशीनों का इस्तेमाल किया ही जा सकता है। जैसे तिलहनों से तेल निकालना, ये घर पहले आजकल तो थोड़ा कम हो गया ट्रेंड, लेकिन पुराने समय में जब ऑयल मिलें नहीं हुआ करती थी तब ऑयल मिल के नाम पर कच्ची घानियाँ हुआ करती थी। कच्ची घानी का तेल आपने नाम सुना होगा, कच्ची घानी का शुद्ध तेल कहते थे। तो कच्ची घानी का शेल पहले बैलों से हाँकते थे, आजकल तो मशीनरी आ गई तो वो ट्रेंड चेंज हो गया, लेकिन पहले बैल घूमता था, वो कोल्लू का बैल नाम सुना है ना, तो वो घूमता था, उससे कच्ची घानी चलती थी। और जो भी चीज़, जो भी आपको सोयाबीन का तेल निकालना है, आपको तिल्ली का तेल निकालना है, ग्राउंड नट का तेल निकालना है, मूंगफली का तेल निकालना है, ये सारी चीज़ों का तेल आप उससे निकाल सकते थे और शुद्ध मात्रा में, उसमें कोई केमिकल नहीं होता था। तो कहा जाए तो एक तरह से वो सही चीज़ भी थी। गेहूं को पीसना, गेहूं को भी हाथ से, कुछ लोग हाथ से घट्टियाँ होती थी गेहूं की पुरानी, उसको ऐसे घुमा घुमा के चक्की पीसना ना, बोलते थे ना कि भाई जेल में जाओ और चक्की पीसो, तो जेल में क्या होता, वही चक्की पीसना। तो वो जो गेहूं को पीसने वाला काम है वो भी ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग में आता था। और रेशम के कीड़ों का पालन करना आदि चीज़ें सभी ग्रामीण उद्योगों के उदाहरण हैं, या यूँ कहें कि कुटीर उद्योगों के उदाहरण हैं। कुटीर उद्योग को ग्रामीण उद्योग के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना आप। तो एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पर कुछ 4 हमने नाम लिखे हैं जो कुटीर उद्योगों के नाम हैं, और उन कुटीर उद्योगों के लिए जो कच्चा माल, जिस चीज़ से हम लोग कुटीर उद्योग चलाते हैं, कच्चा माल कहाँ से आ रहा है वो भी बात करते हैं। जैसे हमारा पहला कुटीर उद्योग है रेशम का उत्पादन। जब आपको रेशम का उत्पादन करना, रेशम का धागे होते हैं, धागा निकाला जाता है, उससे कपड़े भी बनाए जाते हैं, मलमल का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, सिल्क जिसको हम लोग बोलते हैं। इसके लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा? रेशम के लिए कच्चा माल होता है रेशम का कीड़ा। तो रेशम के कीड़े से जो निकलता है, कोकुन बोलते हैं उसको, तो यही उसके लिए कच्चा माल, इसको आप पालो, उससे आपको मिल जाएगा। चाय का उत्पादन, चाय जो हम लोग पीते हैं, भारत में दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय पी जाती है, हम ही पीते हैं। तो चाय बागानों से प्राप्त की जाती है, पत्तियों को चुन चुन करके फिर उस पत्तियों से निकाला जाता है, जो है आपकी चाय बनती है। तीसरा है मिट्टी का घड़ा। मिट्टी का घड़ा बनाना है तो मिट्टी के घड़े बनाने के लिए क्या चाहिए आपको? दोमट मिट्टी चाहिए, मिट्टी तो चाहिए ना, मिट्टी से ही तो घड़ा बनता है। रबर का उत्पादन करना है तो रबर का उत्पादन के लिए कच्चा माल कहाँ से आएगा? कच्चा माल पेड़ों से प्राप्त किया। रबर का जो पेड़ होता है, रबर का पेड़ होता है दोस्तों, और वो पेड़ से दूध निकलता है व्हाइट रंग का, उसी दूध से ये रबर बनाया जाता है। तो रबर के पेड़ से दूध निकालना ये कच्चा माल है। तो ये तालिका आपको आपके क्लास में जो पूछी गई है बुक में, आप देखोगे तो वहाँ पर 4 नाम नहीं 1 नाम लिखा है और बोला गया कि बाकी नाम आप सजेस्ट करो। हमने उस तालिका को कंप्लीट कर लिया, आप चाहे तो यहाँ से वो नाम ले सकते हैं, आपके काम की चीज़ है। नेक्स्ट बात करते हैं रेशम उद्योग की विशेषता क्या होती है।
रेशम, एक एक कुटीर उद्योग को हम लोग एक्सप्लेन जरूर करेंगे क्योंकि हो सकता है यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाए। रेशम के उद्योग की विशेषता, तो पहली बात तो यह कृषि पर आधारित स्थायी और लाभप्रद कुटीर उद्योग है। कौन सा? रेशम उद्योग। तो रेशम की खेती होती है, तो ये कृषि पर आधारित उद्योग है और ये स्थायी और लाभप्रद हमेशा होता रहेगा। आपने रेशम का पालन शुरू किया तो सालों साल करते रहो, कोई बड़ा इशू नहीं होता उसमें। इस उद्योग में लागत काफ़ी कम लगती है और शीघ्रता से उत्पादन प्रारंभ किया जा सकता है, आसानी से उत्पादन प्रारंभ कर सकते हैं। और शहतूत का पेड़ लगाना है, अर्जुन का पेड़ लगाना है, अर्जुन शहतूत का पेड़ लगा के आसानी से आप खेती कर सकते हैं। इसमें रोजगार सृजन की भरपूर संभावनाएं निहित हैं, मतलब इसमें रोजगार काफ़ी लोगों को मिल सकता है। तो रोजगार सृजन की भरपूर संभावनाएं यहाँ पर निहित होती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार देता है। लेकिन किन लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था ज़्यादा हो सकती है? यह रोजगार ग्रामीण महिलाओं को मिल सकता है। वे महिलाएं जिनके पास समय तो काफ़ी है लेकिन काम नहीं होता है, घर का काम निपटाने के बाद उनके पास समय नहीं होता है, इसलिए वो घर पे अपना समय निकाल रही होती है, तो उनके समय का यूटिलाइज भी हो जाएगा। यूटिलाइज तो होगा, साथ ही साथ अगर वो कुछ कमा धमा लेगी, महिलाएं अगर कुछ कमाएगी तो फिर उनको समाज में पुरुष वर्ग से दबना नहीं पड़ेगा। और जो हमारे देश में जो दबाव डाला जाता है, जो स्वावलंबन की भावना है वो जनरेट हो जाएगी और महिला अपनी खुद की आइडेंटिटी यहाँ पर बना सकती है। तो विशेषकर महिलाओं के श्रम और समय के सदुपयोग के साथ साथ उन्हें स्वावलंबी बनाने में भी सहायक है। स्वावलंबी का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट हो जाती है महिलाएं। तो अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हो तो फिर आप अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकते हो। कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आत्मविश्वास बढ़ेगा महिलाओं का। जिन महिलाओं को ये लगता होगा कि भाई हमारा जीवन केवल घर का काम काज में ही लगा हुआ है, हम कुछ कमा नहीं सकते, तो ऐसे में रेशम का जो उद्योग है, ये जो कुटीर उद्योग है, ये काफ़ी संभावनाएं पैदा करता है उन महिलाओं के स्वावलंबी बनने की। समझ लेते थोड़ा सा एक तरीके से कि कैसे क्या बनता होगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि शहतूत और अर्जुन के पेड़ की खेती होती है। इन पेड़ों पर ये देखो, ये लग रहा है आपका ये शहतूत का पेड़ पे ये लग रहा है शहतूत की खेती हो रही है। अब क्या होता है, इन्हीं पेड़ों पर पाला जाता है रेशम के कीटों को। ये रेशम के कीट दिख रहे हैं आपको, वाइट, इन्हीं कीटों को पाया जाता है। इस रेशम के कीट के शरीर से एक रस निकलता है, लिक्विड, एक रस निकलता है और ये सर ऐसा निकलता है कि पूरे बॉडी से निकलता है तो पूरे शरीर में लिपट जाता है। लिपट जाता है शरीर में, तो उस पूरे कीड़े के आसपास लिपट जाता है, पूरा वो रस निकल जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। कोकून बोलते हैं। और जब वो सूख जाता है तो ऐसे रेशों के समान उसके आसपास जालीदार बन जाता है। अब उसको उस कीड़े से कैसे प्राप्त किया जाए? तो कीड़े से प्राप्त करने के लिए गर्म पानी में इन रेशम के कीड़ों को डाला जाता है, कोकून को डाला जाता है, जिससे क्या होता है, गर्म पानी में ये कीड़े उस कोकून से अलग हो जाते हैं, रेशम से अलग हो जाते हैं और रेशम को प्राप्त कर लिया जाता है, उस धागे को, उस रेशे को प्राप्त कर लिया जाता है और उसी रेशों से ऐसे धागे बनाए जाते हैं छोटी छोटी मशीनों के द्वारा। ये महिलाएं जिस तरह से धागा निकाल रही हैं, और यही रेशम का जो धागे होते हैं, इसी से रेशम के कपड़ों की फिर बुनाई होती है और मार्केट में बेचा जाता है। तो इस तरीके से चलता है। तो शहतूत के पेड़ पर, अर्जुन के पेड़ पर भी होता है दोस्तों ये। तो शहतूत और अर्जुन के पेड़ की खेती जब करते हैं तो उसमें आप किसका पालन कर सकते हैं? आप पालन कर सकते हैं रेशम के कीड़ों का, कोसा का उत्पादन, सिल्क का उत्पादन कर सकते हैं। टसर, ये भी एक रेशम का प्रकार है जो भारत में काफ़ी अच्छी मात्रा में उगता है, टसर रेशम। दूसरे कुटीर उद्योग की बात करते हैं, दूसरी चीज़ की बात करते हैं, चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया क्या है? चॉकलेट देखा आपने? चॉकलेट सब लोग को पसंद भी होगा, सब लोग खाते भी है चॉकलेट। कभी ये सोचा है कि चॉकलेट कहाँ से आता है? दोस्तों हमेशा किया कीजिएगा, जब भी हम लोग कुछ चीज़ खाते हैं या कुछ करते हैं ना, ये समझदारी वाली बात है। एक अच्छे ग्राहक की पहचान है कि जब भी कोई आप पैक्ड आइटम खरीदते हो मार्केट से तो सबसे पहले उस रैपर को पूरा पढ़िएगा आराम से, इत्मीनान से। ये खाते खाते पढ़िएगा, खाने के बाद तो नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि हो सकता है एक्सपायरी निकल गई हो तो आपकी हेल्थ को इशू हो सकता है। इसीलिए उसको पहले अच्छे आराम से पढ़ो, उससे कि आपका नॉलेज भी बढ़ जाएगा। ऐसे में ज़्यादातर चॉकलेट प्रोडक्ट्स के बारे में आप पढ़ोगे तो वहाँ पर एक चीज़ दिखाई जाती है कि वो चॉकलेट जो बना है वो किस देश से बन के आया है, कहाँ से बना है। हमारे देश में नहीं, किसी दूसरे देश से बन के आया होगा। और ज़्यादातर जो चॉकलेट अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो बेल्जियम नाम के देश से बनते हैं, क्योंकि बेल्जियम जो यूरोप का देश है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में चॉकलेट बनते हैं, और उस देश की अर्थव्यवस्था को चॉकलेट इकोनॉमी भी बोलते हैं।
चॉकलेट आधारित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जानते हैं। तो है ना एक कमाल की इंटरेस्टिंग बात, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट भी मैं आपको क्लास के दौरान बताऊंगा दोस्तों। तो जब आप शुरू करते हैं कि चॉकलेट बनाने की प्रक्रिया कहाँ से होती है। अब आपने सोचा भी नहीं होगा कि जिस चॉकलेट आप खाते हैं उसकी खेती होती है। चॉकलेट जो है एक फल से बनता है और उस फल का नाम है कोको। कोको की खेती होती है। तो कोको नाम के फल के ऊपर जो परत होती है, पहले से उस परत को छील लो। कोको का एक फल होता है, उस फल की परत को छील लिया जाता है। छीलने के बाद जो बीज निकलता है, जो बीज होता है उसको धूप में सुखाया जाता है ताकि उसकी नमी खत्म हो जाए, सूख जाए। सूखे हुए बीज को बोरे में भर के, ये तो वो किसान करता है जो उगा रहा है, उसकी बात बता रहा हूँ। वो बोरे में भरकर जहाजों पर लाद कर बाहर भेज देता है, जहां पर भी चॉकलेट की कंपनी चॉकलेट बनाती हो। फिर वो चॉकलेट की कंपनी क्या करती है, जो कारखाना क्या करता है, बीज को पीसता है और पीसकर उसमें तरल पदार्थ मिला करके उसको गाढ़ा कर लेता है। उसमें दूध मिलाया जाता है, शक्कर मिलाई जाती है। तो दूध और चीनी मिला करके उसकी एक पट्टी मोटी मोटी स्लाइस बनाई जाती है और वही स्लाइस आपके सामने प्रस्तुत कर दी जाती है। तो वो चॉकलेट तो बहुत कड़वा होता है। आप उसको बिना शुगर और बिना दूध के अगर खाओगे तो खा ही नहीं सकते। आपको जहर तो नहीं बोल सकते, लेकिन बहुत कड़वा होता है, जिसको नॉर्मली नहीं खा सकते। और अंत में चॉकलेट तैयार किया जाता है और आप बड़े आराम से लजीज तरीके से उसको खाते हैं और बहुत लोगों को पसंद भी आता है। बहुत सारे चॉकलेट के नाम भी आप चाहे तो बता सकते हैं। अब आपको ये करना है कि जैसे बात चॉकलेट की अगर आ गई, तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कृपया करके अपनी फेवरेट चॉकलेट का नाम कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मैं भी तो जानूं कि किसको क्या पसंद है। उत्तर प्रदेश के मेरे साथी क्या कौन सा चॉकलेट पसंद करते हैं, या आपके एरिया में या आपके गांव में कौन सी टॉफ़ी आपके यहाँ पर फेमस है। या कुछ लोग चाहे तो बचपन में आपकी जो फेवरेट चॉकलेट थी उसका नाम भी लिख सकते हैं कि भाई वो पहले बहुत पसंद आती थी, आजकल नहीं चलती। जैसे कि मैं बचपन में पार्ले नाम की छोटी सी चॉकलेट आती थी जो कि 25 पैसे की एक आती थी, आजकल तो शायद 1 रुपये की आती होगी, लेकिन वो बड़ा खाना पसंद आता था। उससे पहले भी कुछ चॉकलेट, कुछ कैंडी वगैरह आती थी जो 25 पैसे में 4-5 मुट्ठा भर के ले सकते थे। तो वो जमाना का रंग बिरंगी चॉकलेट। तो ऐसे ही कुछ चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। आपकी जो फेवरेट चॉकलेट उसका नाम लिख सकते हैं। आपने जो बचपन में चॉकलेट खाया उसका भी नाम लिख सकते हैं, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन लोग जो है चॉकलेट में इंटरेस्ट रखते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट जूट की। बेल्जियम का नाम याद रखोगे, दुनिया में सबसे अच्छा चॉकलेट बनाता है। जूट की बात करें तो जूट कैसे उत्पादन किया जाता है। देखिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि जूट का उत्पादन होता कहाँ पर है। जूट का उत्पादन दुनिया में 2 देश टॉप पर है। एक तो हमारा प्यारा भारत और दूसरा हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, और भारत का बहुत अच्छा मित्र देश भी है बांग्लादेश। इन दोनों देश में होता है। भारत में भी सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है पश्चिम बंगाल में। कुल मिला के बंगाल जीत में है। भाई बांग्लादेश तो बंगाल ही है, वो पूर्वी बंगाल है। तो बंगाल में ही होता है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन, क्योंकि यहाँ की जो क्लाइमेट होती है इसके लिए बहुत अच्छी होती है। ये जूट का फोटो आप देख सकते हैं इसको। ये जूट जब सूख जाता है तो उसको सूखने के बाद काट दिया, फसल कट गई। कटने के बाद इसको सबसे पहले पानी में डाल करके इसको सड़ाया जाता है, जिसके बाद इसकी जो छाल होती है उस छाल या रेशे को निकालना होता है जूट से। छाल और रेशे को अलग कर लो, रेशे बन गए तो क्या होगा, रेशे को बांटते अलग अलग भाग में, छोटे छोटे पतले पतले रेशे जो होते हैं अलग अलग होते हैं, रेशे निकाला जाता है। फिर रेशों को गूंथते हैं ऐसे करके, और रेशों को गूंथ करके जूट के सामान तैयार किए जाते हैं और फिर उस सामान को विदेशों में निर्यात करते हैं। दोस्तों आपको पता है कि आपने कभी जूट से बने हुए प्रोडक्ट देखे हैं? आप शायद भूल रहे हैं, लेकिन आपने रोज़मर्रा जीवन में इसका इस्तेमाल किया होगा। कई बार हम लोग कुछ चीज़ें बांधने के लिए रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। डोरी जो होती है भूरे रंग की पतली सी डोरी होती है, जिसको हम लोग बंगाली डोरी, सूतली डोरी ऐसा नाम से जानते हैं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में इसे अलग अलग नाम से जानते हैं। तो हमारे यहाँ जो बोलते हैं मैंने आपको बता दी, बाकी आपके यहाँ कुछ नाम हो सकता है उसका। तो वो जो हम लोग दिवाली पे पटाखा फोड़ते हैं जिसमें डोरी लपेटी जाती है, उस डोरी की मैं बात कर रहा हूँ, वो जूट से बनती है। उस डोरी को एक बार आप इस्तेमाल करिएगा, उसको ऐसे ऐसे तोड़िएगा तो आपको रेशे दिखेंगे पतले पतले, क्योंकि वो गुथी होती है, उसको निकाल सकते हैं आप। वो सारे रेशे क्या होते हैं, जूट के रेशे होते हैं। उसी को गूंथ करके आपके लिए प्रोडक्ट बनाया जाता है। वही नहीं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ताट पट्टियाँ होती है, बोरे बनाए जाते हैं। बहुत सारे बोरे जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं गेहूँ के लिए, चावल के लिए बोरे, वो बोरे भी जूट से बनाए जाते हैं। तो जूट के कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। जरूर मुझे चाहिए ये सारे के सारे। कमेंट करके जरूर बताएं कि कौन कौन सी चीज़ें जूट से बनाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। आगे बढ़े तो जूट के प्रोडक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़ मैं बता दूं काम की चीज़, जूट की खेती को नुकसान भी होता है, और नुकसान होता है बैसाख के महीने में।
बैसाख के महीने में तेज हवाएं चलती है और बैसाख के महीने में कभी कभी बूंदाबांदी भी हो जाती है वहाँ पर, पश्चिम बंगाल वाले इलाके की बात कर रहा हूँ। तो बंगाल की खाड़ी से कई बार बहुत तेज हवाएं चलती है और हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से जब इनको धूप चाहिए तब इनको नमी, बारिश और क्या मिल जाती है, हवा मिल जाती है। ऐसे में वो जो खड़ा हुआ है जूट, खड़ी फसल है, वो बैठ जाती है और जूट अगर जमीन पे बैठ गया तो खराब हो जाता है। इसीलिए बैसाख के महीने में काल बन के आती है वो हवाएं, और उसी हवा को वहाँ कहा जाती है काल बन के आती है बैसाख के महीने में वो हवाएं। इसलिए इन हवाओं को, ये जो गर्म हवा चलती है बैसाख के महीने को, उसको बोलते हैं काल बैसाखी। तो काल बैसाखी एक हवा का नाम है जो कि चलती है वेस्ट बंगाल में, बैसाख के महीने में काल बन के आई, मृत्यु बन के आई है जूट का, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, काल बैसाखी। ध्यान रखना जूट से संबंध है। और जूट का एक और नाम ध्यान रखना, पटसन की खेती भी इसी को बोलते हैं, पटसन भी बोलते हैं इसको। और जूट को एक और चीज बोलते हैं सुनहरा रेशा, ये मत भूल जाना। सुनहरा रेशा किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा भी किसको बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। इसे गोल्डन फाइबर बोलते हैं अंग्रेजी में। ध्यान रखना है चीजें, ये छोटी छोटी चीजें अगर ध्यान रखोगे तो आप आगे कभी भी यहाँ पर नई चीज आपको लगेगी नहीं कि हाँ यार कभी मैंने पढ़ा था, ये मैग्नेट ब्रेन से पढ़ा था मैंने। चाय उद्योग की बात करें तो चाय उद्योग कैसे चलता है। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि भारत में सबसे ज्यादा चाय की खेती असम घाटी में होती है। तो सबसे पहले वो इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी जाए कि असम घाटी की बात हो रही है। और जैसे असम का नाम होता है, असम का नाम लिया जाता है, लोगों के दिमाग में चाय आ जाती है। और चाय को बिनते हुए, चाय की पत्तियां तोड़ते महिलाएं अपने सर पे पीछे टोकरा बांधे हुए आपको दिखाई देगी कई सारी मूवीज़ में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में तो नहीं लेकिन बॉलीवुड में और साउथ इंडियन मूवीज़ में आपने देखा होगा, इस तरीके के वाक़या देखे होंगे। ये महिलाएं क्या कर रही हैं, पत्तियों को चुन रही हैं। तो सबसे पहले क्या होता है चाय उद्योग में, सबसे पहले पत्तियों को चुना जाता है। वो पत्तियां जो पक चुकी हैं जिसमें से चाय बन सकती है, उन पत्तियों को चुना जाता है। फिर पत्तियों को सुखाया जाता है और इन पत्तियों को सुखाने के बाद छांट करके अलग अलग किस्में तैयार की जाती है। अच्छी किस्म की पत्तियों को अलग, फिर क्वालिटी चेक की जाती है कि अलग अलग क्वालिटी को अलग अलग कर देते हैं, फिर चाय की क्वालिटी तैयार होती है। उन्हीं पत्तियों से सूख करके तो चाय बनती है वो, और वही फिर डिब्बों में भर दी जाती है। चाय को डिब्बों में भर के चाय का निर्यात किया जाता है। कुछ कंपनियां इसको और पॉलिश करके और तरीके से इसको पैक करके भेज देती है। अलग अलग कंपनी की अलग अलग क्वालिटी की चाय होती है। जितना ज़्यादा पे करोगे उतनी अच्छी चाय मिल जाएगी। और दोस्तों दुनिया की सबसे महंगी चाय, मैंने लास्ट वीडियो में भी पूछा था, दुनिया में बहुत महंगी महंगी चाय मिलती है। सबसे महंगी चाय हमारे भारत के दार्जिलिंग में उगती है, ऐसा कहा जाता है। कहीं मैंने ऐसा पढ़ा था, कितनी श्योरिटी है, कितनी सच्चाई इस बात में, ये तो वहाँ के लोग बता सकते हैं। लेकिन ऐसा सुना है कि शायद 10 लाख रुपए किलो तक की वहाँ पर चाय बनती है, इतनी महंगी तक मिलती है। तो क्या है ऐसा उस चाय में, क्या वो बहुत एनर्जी देती है? यह वाकई केवल अफवाह है, केवल सच नहीं है। अगर ये सच है तो वाकई में ऐसी चाय देखने का हर एक किसी का मन करेगा, पीने का मन करेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको बहुत सारा, ढेर सारा पैसा कमाना पड़ेगा। तो पैसा कमाना है तो अच्छे से पढ़ाई करिए, मैग्नेट ब्रेन्स को हमेशा अपने साथ रखिए, क्योंकि आपकी पढ़ाई में आपका साथ देने वाला है मैग्नेट ब्रेन्स, हिंदी और मैग्नेट ब्रेन्स। रबर उद्योग की बात करते हैं। देखिए ये एक व्यक्ति को बताया गया इस चित्र में किस तरह से वो रबर निकाल रहा है। इस प्रोसेस को इस व्यक्ति को देख कर ही समझ में आ जाता है। ये एक पेड़ से कुछ कर रहा है। क्या कर रहा है, इसने इस पेड़ पे कट लगाया है और एक कट लगाने के बाद यहाँ से दूध के जो है वो निकल रहा है। यानी ये जो रबर के खेत होते, रबर के जो पेड़ होते हैं, इनके अंदर कुछ दूध होता है और कब निकालना है, कैसे निकलता होगा, ये सब वो खेती करने वाले लोग जानते हैं। तो वो क्या करते हैं, उस पेड़ में कहीं पर एक ऐसा पात्र बांधते हैं, कटोरे जैसा पात्र बांधते हैं, ताकि वो जो भी दूध निकल रहा है वो दूध टपक के, जितना भी टपक सकता है, उसकी कैपेसिटी होती है अलग अलग पेड़ की, वो उसमें इकट्ठा हो जाए। इकट्ठे हुए दूध को सुखा लेते हैं। तो रबर के वृक्ष से सबसे पहले दूध निकाला जाता है। उसी दूध को क्या करते हैं, उसी दूध को गर्म करके रसायन डालकर फाड़ते हैं। दूध को गर्म कर लिया और गर्म करने के बाद उसमें कुछ केमिकल डाल के उसको फाड़ा जाता है। फाड़ने के बाद सुखा लो, फटे हुए दूध को सुखा लिया। तो सुखाने के बाद रबर की चद्दर तैयार की जाती है, चद्दर पतली पतली चीज़ तैयार की जाती है और उसी रबर को इंडस्ट्री में भेज देता है। इंडस्ट्री अपने हिसाब से प्रोडक्ट तैयार करती है। सोचो पेंसिल को इरेज करने वाला जो इरेजर आपके पास होता है वो किससे बनता है, रबर से बनता है। सोचो आपकी गाड़ियों में, कार में जितनी भी चीज़ें होती है उसके टायर कैसे बनते हैं, इससे बनते हैं। ये प्रोडक्ट तैयार हो गया आपके टायर।
तो जितना अच्छा हुआ, और दुनिया में सबसे ज़्यादा रबर का उत्पादन मलेशिया और इंडोनेशिया नाम के 2 देश करते हैं। भारत दुनिया में रबर के उत्पादन में चौथा सबसे बड़ा देश है। तो ये प्रोसेस भी आप देख सकते हो, इसको भी आप देखिए, एक बार स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। रबर उद्योग हमने समझ लिया, अब बात करते हैं कहवा बनाने की प्रक्रिया। कहवा मतलब क्या होता है? कहवा मतलब होता है दोस्तों कॉफ़ी। कॉफ़ी को ही कहवा बोलते हैं। तो कॉफ़ी कैसे बनाई जाती है? जो आप पीते हैं ना, चाय के अलावा हम कॉफ़ी भी पीते हैं, बहुत सारे लोगों को पसंद होती है। तो कहवा के अलावा कहवा को कॉफ़ी भी कहा जाता है। और इसकी बनाने की प्रक्रिया कैसे होती है? तो सबसे पहले पेड़ से इसे तोड़ना होता है। कॉफ़ी का जो फल होता है उसको तोड़ना होता है। उसके बीज जो होते हैं, एक्चुअली बीज तोड़े जाते हैं, और फल जो है, फल को काट कर उसके अंदर से बीज को निकाल लिया जाता है। जो फल होता है उसको तोड़ करके, काट लो, तोड़ कर जैसे भी, उसके अंदर से बीज निकाला जाता है। कॉफ़ी का बीज अगर आपको देखना है तो आप फोटो में देख सकते हैं। तो बीज निकाला जाता है और फिर बीज को धूप में सुखाया जाता है, क्योंकि बीज में कुछ नमी वगैरह होती है, तो नमी खत्म हो जाती है, सूख जाता है। सूखने से क्या होता है? सूखने के बाद उसको बोरे में भर के भेज दो कंपनी को, जो भी कॉफ़ी कंपनी है, जैसे नेस्कैफे हो गई या अदर कोई ब्रू हो गई, जो भी काफ़ी कंपनीज़ है, उन कॉफ़ी कंपनीज़ को आपने ये बीज भेज दिया। वो बीजों को अपने हिसाब से पॉलिश करके सीधे बीज भी बेच सकते हैं आप, बाज़ार में सीधे बीज भी मिलते हैं, या उसको बढ़िया से उसको पीस करके और पाउडर बना के कॉफ़ी पाउडर के रूप में परोस सकते हैं। आप चाहे तो दे सकते हैं। सूखे बीजों को भोरे में भरकर दुनिया के किसी भी देश में निर्यात कर सकते हैं, ताकि उसको जब भी आपको प्रोसेस करना हो कर सकते हैं। बीजों पर पॉलिश करके आवश्यकता अनुसार प्रयोग में लाया जाता है, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती वैसे वैसे इनकी रेट बढ़ती जाती है। तो कॉफ़ी का अक्सर आपने देखा होगा, एक छोटी सी कॉफ़ी का भी पैकेट आप लाओगे तो काफ़ी महंगी पड़ेगी आपको। तो ये चाय से काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन इंस्टेंट आपको एनर्जी देती है। अचानक से अगर आपको थोड़ा सा आलस आ रहा है या आपको लग रहा है कि पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, तो आप चाय की जगह कॉफ़ी प्रीफर कर सकते हैं। जैसे आप कॉफ़ी कप पियोगे वैसे एकदम से ऐसा एनर्जी लगेगा आपको कि भाई एकदम से चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती से चुस्ती की ओर, ऐसा लिखते हैं लोग। नमक की बात करें तो नमक कैसे बनता है? अच्छा, कॉफ़ी की बात करें तो एक आध चीज़ मैं आपको बता दूं। कॉफ़ी हालांकि भारत में कर्नाटक में होती है, और कर्नाटक और केरला वाले इलाके में कॉफ़ी की उत्पादन किया जाता है। और गर्मी के दिनों में कभी कभार बारिश की वजह से वहाँ पर नुकसान भी हो जाता है। कॉफ़ी शॉवर के नाम से जानते हैं उसको। लेकिन बड़ी बात यह है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का जो एक्सपोर्ट क्या करता है वो है ब्राज़ील। ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का क्या करता है? निर्यात करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी होती है वहाँ पर, निर्यात भी करता है। और वहीं पर एक बंदरगाह है, बंदरगाह समझते हो, जहाँ से जहाज़ निकलते हैं, उसी एक बंदरगाह से सारा निर्यात होता है। उस बंदरगाह का नाम है सेंटोस। सेंटोस बंदरगाह। इस सेंटोस बंदरगाह का नाम वहाँ के लोग इसको कहते हैं कॉफ़ी बंदरगाह। ब्राज़ील का जो है ना सेंटोस बंदरगाह जो है, ये ब्राज़ील में है। इसको क्या नाम दिया जाता है? कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, कॉफ़ी बंदरगाह। तो ऐसा अगर आपसे पूछे कि कौन सा बंदरगाह जो कॉफ़ी बंदरगाह के लिए, कॉफ़ी के निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, उसका नाम है सेंटोस, जिसे कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जानते हैं। ब्राज़ील में, ब्राज़ील में दुनिया की सबसे ज़्यादा कॉफ़ी दुनिया के देशों को निर्यात की जाती है। बात करते हैं नमक कैसे बनता है। नमक बनाने के, नमक काई से बनता है, ये तो बचपन से दादी नानी की कहानियों से भी सुना है। नमक किस चीज़ से बनता है? नमक बनता है समुद्र में स्थित खारे पानी से, या कोई खारे पानी की झील ही ले लो। होता क्या है, खारा जो पानी होता है समुद्र का, वो खारा क्यों होता है पहले वो सोचिए। क्योंकि उस समुद्र के पानी में खारापन यानी कुछ चीज़ें मिली होती हैं। क्या क्या मिली होती है? उसमें सोडियम क्लोराइड जैसी चीज़ें मिली होती हैं, और अन्य बहुत सारे 17 तरह के अलग अलग मिनरल्स मिले होते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में सोडियम और क्लोराइड ही मिला होता है। पानी, उस पानी में खारापन होता है। जितना ज़्यादा मात्रा में सोडियम क्लोराइड मिलेंगे उतना ज़्यादा खारा पानी होगा। जैसे दुनिया का सबसे ज़्यादा खारा पानी एक झील का है, और वो टर्की नाम के देश में, तुर्की देश में है, उसका नाम है वॉन झील। वहीं दुनिया की दूसरी सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील जो कि इजराइल नाम के देश में, उसका नाम है मृत सागर। अच्छा, भारत में अगर पूछे तो क्या कहोगे? भारत में, भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की जो झील है, जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा खारा है, उसका नाम है सांभर झील। और वो सोचो वो कहाँ पर है? वो उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य में है, उसका नाम है राजस्थान। इसका मतलब है कि उस सांभर झील से बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक निकला जाता है, तो काफ़ी नमक वहाँ से बनता है। लेकिन बात करें अगर समुद्र की, तो समुद्र से नमक कैसे बनाया जाता है?
आपने ज्वार भाटा का नाम सुना है? ज्वार भाटा का नाम सुना हो तो आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि ज्वार भाटा मैंने क्लास के दौरान कभी बताया भी होगा। ज्वार भाटा मतलब क्या होता है? ज्वार भाटा मतलब होता है समुद्र का जो पानी होता है, सूरज और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति की वजह से वो थोड़ा खींच के बाहर आता है और वो तट रेखा के आसपास जो तटीय इलाके होते हैं उसमें अंदर घुस जाता है। अब होता है कि उस तटीय क्षेत्रों में ये जैसे किसान है, ये क्या कर रहा है, ऐसी क्यारियां बना रहा है, चौकोर क्यारियां बना रहा है। अब जब ज्वार भाटा आएगा तो पानी से भर जाएगा ये पूरा एरिया। पानी से भरने के बाद जब ज्वार भाटा वापस चला गया, पानी तो भरा हुआ है, इसमें पानी थोड़ी वापस जाएगा, तो आप ये क्या कर देते हैं, इन क्यारियों की ऊंचाई बढ़ा देते हैं या आसपास से बाड़ लगा देते हैं ताकि और पानी ना भराए। फिर अब ज्वार भाटा आएगा तो पानी अंदर नहीं जाएगा, लेकिन पानी तो भरा हुआ है। अब पानी खारा है, पानी भरा हुआ है, ऊपर से सूरज की रोशनी आ रही है लगातार। सूरज के तापमान बढ़ने की वजह से, मतलब सूरज की रोशनी की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है, तो क्या होता है, इवोपरेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है, वाष्प बन के पानी भाप बढ़ के उड़ता है। पानी तो उड़ जाएगा, लेकिन पानी में मिले हुए वो पदार्थ, वो तत्व, जैसे हम लोग बोलते हैं सोडियम क्लोराइड और अन्य पोटेशियम, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, ये सब वहीं रह जाते हैं। अब उसको ज़मीन से खोद कर ऐसे मिला करके उसको इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि नमक के अवशेष है, उसको मिलाकर बोरों में भर करके किसी भी इंडस्ट्री को भेज दो, कोई भी आम आदमी भी कर सकता है, तो किसी भी इंडस्ट्री को भेज दो, टाटा नमक को भेज दो या दूसरा को पतंजलि नमक है या दूसरा कोई भी कंपनी का नमक जो आप जानते हो नाम, उसको भेज दो, वो उसको शुद्ध करके और व्यवस्थित करके दुकानों के माध्यम से, बाजारों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाता है। ये नमक बनाने की प्रक्रिया है। मैं आपको बता दूँ कि भारत में सबसे ज़्यादा जो नमक बनता है वो राजस्थान में स्थित सांभर झील से बनता है, और पाकिस्तान को भी भारत ही नमक सप्लाई करता है, इतना नहीं बना पाता वो, तो हमारा ही नमक जो है पाकिस्तान खाता है। आगे बढ़ते हैं। नमक कैसे बनता है? समुद्र तट पर कारीगर या मजदूर पहले बड़ी बड़ी क्यारियां बनाते, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये छोटा रूप है, उससे भी बड़ी बड़ी क्यारियां बनती हैं। ज्वार आने पर, ज्वार भाटा समझ गए अभी मैंने समझा आपको, ज्वार आने पर इन क्यारियों में समुद्र का खारा पानी भर जाता है। फिर इन क्यारियों की मेड़ों को और ऊंचा कर दिया जाता है, जिससे दोबारा पानी ना आ जाए, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। तो फिर ज्वार आने पर पानी ना भर जाए, इसलिए मेड़ों को ऊंचा कर दिया जाता है। कुछ दिनों में पानी भाप बनकर उड़ जाता है और क्यारियों की तलहटी में नमक बचा रह जाता है। फिर इस नमक को खोद कर बोरों में भर भर कर बाजार में पहुंचाया जाता है। इंडस्ट्री में भेज दो, वो नमक को सही तरीके से आयोडीन मिला के भेज देता है। नमक में आयोडीन मिलाया जाता है और फिर ही नमक बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि सीधा नमक खाने से, आयोडीन नहीं मिलने से गले में घेंघा रोग हो जाता है, और गले में होने वाले इसी घेंघा रोग से बचाने के लिए नमक में आयोडीन की मात्रा मिलाई जाती है। तो आयोडीन मिलाकर भेजा जाता है, क्यों? जो घेंघा रोग से बचाव के लिए उपयुक्त है। इसलिए आयोडीन नमक बोलते हैं ना कि नमक में आयोडीन है कि नहीं है, नमक आयोडीन युक्त होना चाहिए। तो ये आयोडीन आपको बीमारी से बचाता है। बहुत सिंपल सा तरीका था। अब बात करते हैं उद्योग हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। उद्योगों का पर्यावरण से कैसा संबंध है? तो उद्योगों का पर्यावरण से कोई बहुत अच्छा, एक बोलते हैं ना कि बहुत फैमिलियर या स्वस्थ संबंध तो बिल्कुल भी नहीं है। एक बहुत अच्छा संबंध नहीं रखते, क्योंकि उद्योग धंधे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं दो तरीके से। कैसे? एक तो ये कि उद्योग धंधों में इस्तेमाल किए जाने वाले जितने भी खनिज तत्व है वो सब खोद के निकाल रहे हैं हम लोग। ज़्यादा मात्रा में खनिजों के दोहन से प्रकृति की जो अमूल चीज़ है, प्रकृति ने जो हमें दी है, वो ख़त्म हो रही है। हम कोयला ख़त्म कर रहे हैं, हम खनिज तत्व, बहुमूल्य चीज़ें ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग तो हमारे इस्तेमाल के लिए यूज़ कर रहे हैं ना उसको। तो धरती से निकाल के प्राकृतिक संपदा को हानि तो वैसे ही पहुँचा रहे हैं। दूसरा, उद्योग धंधे जब इससे कोई नई प्रोडक्ट बनाता है तो अपशिष्ट पदार्थों को प्रकृति में बहा देता है, धुआं उड़ाता है, सब कुछ कर देता है, तो इससे प्रदूषण भी फैलता है। तो दो तरीके से प्रकृति को नुकसान कर रहे हैं उद्योग। तो उद्योग का पर्यावरण से कैसा संबंध है? तो जैसे ये बात आए तो वो संबंध कोई बहुत अच्छा स्वास्थ्यवर्धक या अच्छा संबंध नहीं है, ये बुरे ही संकेत है। तो कच्चे माल के रूप में प्राकृतिक संसाधनों का अधिकाधिक दोहन करके इसको प्रभावित करते हैं पर्यावरण को। अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन करके भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं उद्योग। तो दो तरीके से तो इसको समझ लिया। क्या इसे कम किया जा सकता है? क्या भाई उद्योग धंधे हैं तो उद्योग धंधों से जो नुकसान हो रहा है पर्यावरण को, क्या उसे कम किया जा सकता है? या उद्योग धंधों से होने वाले स्वास्थ्य के नुकसान को कम किया जा सकता है? भाई पर्यावरण को बचाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं।
पर्यावरण नहीं है तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि पर्यावरण ही हमें जिंदा रखता है। ये हमें शायद भूलना नहीं चाहिए। तो फिर इससे बचा कैसे जा सकता है, किस तरह से बचाव किया जाए? आप खुद बता सकते कि भाई अब ये तो नहीं कर सकते कि उद्योग बंद ही कर दें, ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है। सीधी सीधी बात है, बहुत सारे लोग बोलते थे कि उद्योग बंद कर दो। क्या मतलब है? ऐसे जब पर्यावरण को नुकसान ही पहुंचा रहे तो उद्योग धंधे बंद कर दो। लेकिन उद्योग धंधे बंद करना कोई सॉल्यूशन नहीं है, दूसरा कोई सॉल्यूशन सुझाना चाहिए हम लोग को। तो आइए बात करते हैं उन सुझावों की, जिससे कि आप पर्यावरण में होने वाले नुकसान जो कि उद्योगों की वजह से हो रहा है उसको कम कर सकते हैं। कैसे? अधिक प्रदूषणकारी और अत्यधिक खतरनाक प्रकृति के उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर स्थापित करना चाहिए। देखिए, हम भी पर्यावरण की ही देन है, तो हमें भी नुकसान नहीं होना चाहिए, जानवरों को भी नहीं होना चाहिए। तो ऐसे उद्योग धंधे जो खतरनाक जहरीले धुआं निकाल रहे हो, जहरीले उद्योग हो, केमिकल फैक्ट्रीज हो, उनको शहर से बहुत दूर स्थापित करना चाहिए। और क्यों करना चाहिए? क्योंकि इसका उदाहरण 1984 में भोपाल ने झेला हुआ है। आपने भोपाल गैस ट्रेजेडी के बारे में सुना होगा। 1984 में भोपाल में एक कंपनी थी, केमिकल कंपनी, जहरीला केमिकल बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। अमेरिका की एक कंपनी थी। हमारे शासकीय विभागों की थोड़ी सी यहाँ पर चूक यह हो गई थी कि उनने उसको अच्छे से चेक नहीं किया था और अलाउ कर दिया था भाई शहर के अंदर थी। उसमें रिसाव हो गया था आइसोसाइनाइड गैस का, मिथाइल आइसोसाइनाइड नाम की गैस का रिसाव 1984 में हो गया था, जिससे 8000 लोग इंस्टेंटली मर गए थे। उसके अलावा 50,000 से ज़्यादा लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां या कोई अदर ऑर्गन संबंधी कोई डिफेक्ट आ गए थे, मतलब शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो गई थी। हजारों लोग के बाद उनकी संतानों में भी बहुत सारी विकृति आ रही हैं। तो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकता है। इसलिए सबसे पहली बात कि अत्यधिक प्रदूषणकारी और खतरनाक प्रकृति के उद्योगों को आवासीय क्षेत्रों से दूर रखना चाहिए, नदियों से दूर रखना चाहिए। प्रकृति से थोड़ा सा, जहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु ज़्यादा है वहाँ से दूर रख दो, मैदानों में लगा दो। उत्पादन के उपरांत औद्योगिक कचरे को फेंकने से पहले शोधन करने का प्रबंध करना चाहिए और उनके उचित निस्तारण की व्यवस्था की जानी चाहिए। मतलब जब कोई उद्योग कोई चीज़ बनाता है तो एवज में कुछ अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, उसको ऐसे ही बहा दिया जाता है, लेकिन उन अपशिष्ट पदार्थों का शोधन करना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए, ताकि वो नुकसान न पहुंचाए प्रकृति में। तो उनका प्रबंधन, मैनेजमेंट होना चाहिए, निस्तारण होना चाहिए, डिस्पोजल होना चाहिए। तो उनको डिस्पोज करना और उनका प्रबंधन करना ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि नुकसान को कम किया जा सके। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन वाले उद्योग से निकले रेडियोधर्मी कचरे का निस्तारण करने से पहले रेडियोधर्मिता विहीन कर देना चाहिए। सबसे नुकसान वाली बात यहाँ भी होती है, जितने भी न्यूक्लियर पावर प्लांट है या जहाँ पर से यूरेनियम खोद के निकला जाता है, वहाँ बहुत नुकसान है दोस्तों। आपने और हमने मिलकर के क्लास के दौरान कुछ जगह के न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की थी। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में नरोरा एक जगह है जहाँ पर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, बुलंदशहर में। उसके अलावा महाराष्ट्र के तारापुर में है, कलपक्कम, केगा, काकरापारा, कुडनकुलम, ये सब रावत भाटा, ये सब हमने पढ़ा है। कभी किसी ने सोचा है कि यहाँ पर अगर एनर्जी तो निकाल लिया आपने, बिजली तो निकाल ली, लेकिन जो यूरेनियम टूट के बाहर जो बचा हुआ इसको फेंकेंगे, किसी काम का नहीं। जो बचा वो अवशिष्ट पदार्थ में रेडियो एक्टिविटी तो फिर भी होती है। तो उन रेडियो एक्टिव धर्मी पदार्थों का जो कचरा होता है उसका व्यवस्थित निस्तारण होना चाहिए, नहीं तो लोगों को नुकसान पहुँचाएगा। मैं आपको बता दूँ कि झारखंड में एक जगह है जादूगोड़ा, जहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है, और भारत में सबसे ज़्यादा यूरेनियम यहीं पर मिलता है। तो हुआ ये कि यहाँ पर लगातार सालों से यूरेनियम निकाला जा रहा है, लेकिन यूरेनियम निकालने की वजह से अंदर से जो रेडियो एक्टिव पदार्थ निकले, जो गैसेस निकली, जो पदार्थ, जो विकिरणें निकली, उसको सांस के माध्यम से जब लोगों ने ग्रहण किया, आसपास के लोगों के भाई पानी में मिल गई, कहीं भी मिला होगा, वो इम्प्योरिटी उनके शरीर में आ गई और शरीर में विकृतियाँ उत्पन्न हो गई। 20 साल का लड़का 50 साल के लड़के के जैसा दिखाई दे रहा है, उम्र जो उनकी एकदम से ढल जाती है, झुर्रियाँ पड़ गई शरीर में, इतनी सारी बीमारियाँ उत्पन्न हो गई। ये सब किसकी वजह से? रेडियोधर्मी पदार्थ की वजह से। तो जिन चीज़ों को हमने इतना उपयोगी बनाया ना, तो कहीं ना कहीं आविष्कार जिस हद तक हमारे लिए उतना अच्छा, हमको लगता है ना बहुत आसान बना दिया जीवन को, उतना ही नुकसान भी है दोस्तों इन चीज़ों का। इसलिए उनका भी निस्तारण करना चाहिए। उद्योग धंधे लगाने से पहले ये चीज़ सोच लेना चाहिए। औद्योगिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को जलाशय में डालते हैं कुछ लोग। उद्योग में जितने भी उद्योग है वहाँ से निकलने वाला जो
अवशिष्ट है उसको कई बार नदियों में, तालाबों में फेंक दिया जाता है। जब नदी या तालाब में फेंक रहे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं फेंकने से, लेकिन फेंको तब जब उसको शुद्ध कर दो, शोधित करके ही डालो। जो कचरा उसमें मिल सकता है उसको फेंको, बाकी जो कचरा नुकसान पहुंचा सकता है वो बड़ी दिक्कत वाला विषय है। इससे क्या होगा, नदियों में, तालाबों में और समुद्र में जो जीव जंतु हैं बेचारे वो मर जाएंगे और हमारा एक परितंत्र जो है वो नुकसान हो जाएगा उसको। तो उसको आराम से करना चाहिए। बहुत सारे अत्यधिक ध्वनि करने वाले उद्योगों की मशीनों में ध्वनि शामक यंत्र लगाने चाहिए। बहुत सारे उद्योग बहुत तेज आवाज़ करते हैं जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है, और ध्वनि प्रदूषण जो है ये भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। तो उसको कम करने के लिए साइलेंसर लगा दो। भाई बाइकों में भी तो लगाते हैं, गाड़ियों में साइलेंसर नहीं लगाते क्या? गाड़ी से साइलेंसर हटा लो तो बहुत तेज आवाज़ करती है वो, साइलेंसर आवाज़ को बिल्कुल धीमा कर देता है। चीनी उद्योग से निकलने वाले कचरे से जैविक कंपोस्ट और खाद तैयार कर सकते हैं। अब कुछ तो कचरा ऐसा है जिसका हम लोग यूटिलाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि गन्ना उत्पादन जब होता है तो गन्ने से रस निकाल के गन्ने को तो फेल, उनकी जो बचा हुआ छाल जो होती है, जो गन्ने का कवर फेंक दिया जाता है। दोस्तों वो बहुत काम की चीज़ है, उससे हम कंपोस्ट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं, और भारत में तो कुछ जगह पर इससे पेट्रोल बनाने के भी काम आती है वो चीज़ें। तो गन्ने के जो कचरा बचता है वो काफ़ी काम का, तो उसको हम लोग यूज़ क्यों ना कर लें। उद्योगों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में प्रदूषण रोधी वृक्षों की हरित पट्टी लगा देना चाहिए। जितने भी जहाँ उद्योग लगाएगा उसके आसपास पेड़ों की कतार लगा दो, बड़े बड़े पेड़, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, उद्योगों से निकलने वाले कार्बन को सिंक कर लेते हैं, सोख लेते हैं। अब कार्बन उन्होंने सोख लिया तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो कार्बन को सोखने के लिए सब हर मर्ज की दवा है। उद्योग ज़्यादा लगा रहे हो तो उससे कई गुने पेड़ लगाओ, तो अपने आप उद्योग और पेड़ में जो 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 न्यूट्रलिटी आ जाएगी कि वो जितना नुकसान कर रहा, प्रदूषण कर रहा, उसको सोख लेंगे पेड़। तो पेड़ों को प्रदूषण सोखने के लिए बहुत ज़रूरी समझा गया है। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए भी पेड़ों का ही तो इस्तेमाल होता है, तो पेड़ वहाँ भी उपयोगी है। अब बात करते हैं बिजनेस करने की टैक्टिक्स की, कि एक सफल आदमी बनना है तो बिजनेस क्या करना चाहिए। जो किताबों में पॉइंट बताए मैं उन्हीं पॉइंट की बात करूँ, उसके अलावा कुछ और पॉइंट जो है वो भी मैं चर्चा करने वाला हूँ। एक सफल उद्यमी कैसे बना जाए। कोई भी आदमी सफल बनना चाह रहा, हर व्यक्ति आगे बढ़ के सफल बनना चाह। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे बढ़ करके नौकरियां नहीं करना चाहेंगे। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अभी से सेट हो जाता है कि मुझे बिजनेस करना है। तो एक सफल बिजनेसमैन बनने के क्या क्या तरीके हैं, तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन के उत्तर हमें देना चाहिए। पहला प्रश्न, मुझे कौन सा व्यवसाय करना है, पहला ही क्वेश्चन होता है। सबसे पहले तय करें कि आपको कौन सा व्यवसाय करना है और रोजगार शुरू करना है। तो कैसे आप शुरू करें, सबसे पहले सबसे पहले अगर आपको चूज करना है कि कौन सा रोजगार लेना है, तो सबसे पहले ये देखो कि आसपास के लोगों की किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं। आपके आसपास जो मार्केट है, लोगों की समस्याएं क्या है, पहले समस्या समझो। आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले ये देखो ना कि उस चीज़ की बहुत ज़्यादा मांग है कि नहीं, डिमांड देखो। तो आसपास के लोगों में किस प्रकार की आवश्यकताएं हैं, क्या डिमांड है, क्या मांग है, जिसे अभी कोई पूरा नहीं कर रहा और आप कर सकते हैं। अभी कोई बना ही नहीं रहा वो चीज़ और लोगों को बहुत ज़रूरत है कि कोई बना दे, आपने बना दिया, आइडिया लाओ, बस नया चीज़ करना है। तो इसके लिए किस प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं, वो पहले सोचो। जैसे कि मैग्नेट ब्रेन्स की टीम ने सोचा था कि भाई यूट्यूब पर हिंदी मीडियम के लिए बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एनसीईआरटी हिंदी मीडियम के लिए कोई ये सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दे रहा है। हमने ये काम करने से पहले क्या सोचा कि हमारे आसपास के जो लोग, जो हिंदी मीडियम पर पढ़ने वाले आसपास के जो राज्य हैं, वो उनकी आवश्यकता है क्या है, उनकी आवश्यकता है उनको ये लेक्चर चाहिए। तो हमने उनकी आवश्यकता के हिसाब से लेक्चर बना दिए और आपको ये फायदेमंद भी लग रहा होगा। इसके लिए किस प्रकार से सेवाएं सुविधा उपलब्ध किया, तो हमने सोचा कि यार पेमेंट नहीं ले सकते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। हमारी सुविधा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमने प्रोवाइड करवा दी। बात समझ में आई। नेक्स्ट बात है, धंधा शुरू करने से पहले, उद्योग धंधा शुरू करने के लिए किस प्रकार के कच्चे माल व मशीनों या उपकरणों की आवश्यकता होती है, सबसे पहले इसको नोट डाउन करें। कि भाई अगर आपको एक, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल हमें मैग्नेट ब्रेन्स को ये काम शुरू करना था, तो हमने सबसे पहले क्या लिखा, हमने सबसे पहले लिखा कि भाई यार कैमरा की जरूरत पड़ेगी, कैमरा के स्टैंड की जरूरत पड़ेगी और पूरा स्टूडियो बनाना पड़ेगा, ये जो आपको दिख रहा है ये सब कुछ बनना पड़ेगा। तो ये मशीनें कहाँ से मिलेगी, ये बोर्ड कहाँ से मिलेगा, इसका कॉस्टिंग लगा लिया पूरा। तो पहले तो आप धंधा शुरू करने से पहले क्या करो कि सबसे पहले शुरू करने के लिए किस प्रकार के कच्चे माल क्या, उद्योग के लिए कच्चा माल कहाँ से लाओगे। मान लो आपके एरिया में कपास की खेती होती है तो आप कपड़ा का उत्पादन कर सकते हो।
लेकिन वो तो दूसरे लोग भी कर रहे हैं ना, आप कुछ नया करो। तो नया करने के लिए नया प्रोडक्ट निकालना है तो नया कच्चा माल ढूंढो आसपास। मशीनों और उपकरणों की क्या आवश्यकता वो भी देखो, और यह कहाँ और कैसे सबसे उचित दाम में प्राप्त होगी ये भी देखना पड़ेगा। अब हमने जब बोर्ड खरीदा तो सबसे पहले इसके प्राइस देखे, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं देखे तो आसपास के लोकल सिटीज़ में देखे तो काफ़ी महंगे मिल रहे थे। हमने दिल्ली गए, मुंबई गए, अलग अलग शहरों में घूमे, देखा तो वहाँ अच्छी प्राइस मिल रही थी। तो आप क्या देखो, मशीनें कहाँ सस्ते दाम में मिल रही है वहाँ से उठाओ, क्योंकि आपको प्रॉफिट कमाना है और ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना है। तो ये तरीका है। वित्तीय सहायता के लिए आप कहाँ जा सकते हैं? अगर आपके पास पूंजी नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको बिजनेस शुरू करना है तो पैसा तो चाहिए, पूंजी आपके पास नहीं है, तो कौन सी बैंक, सरकारी हो या कौन सा वित्तीय निगम, खादी ग्राम उद्योग, कोई सा विभाग, कौन सा विभाग आपको लोन देने को तैयार है, या आपके पास ऐसे डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रखो कि जिस दिन मैं उद्योग शुरू करना शुरू किया उससे पहले पैसे का जुगाड़ हो जाए, तो आप लोन की भी व्यवस्था करें। उद्योग लगाने के लिए सबसे पहले आपके पास कुछ स्थान होना चाहिए। पता चला आपके पास नाम पे ज़मीन ही नहीं है तो कहाँ लगाओगे आप? तो पहले आपकी ज़मीन को व्यवस्थित करें कि ये ज़मीन जुड़ी हुई है, रोड भी पास में है, रेलवे लाइन भी पास में, ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि प्रोडक्ट को बेचना भी तो है बाजार में। तो शेड और भवन की व्यवस्था कहाँ करें और कहाँ पर ज़्यादा लोग आ सके, इतनी जगह होना चाहिए कि इन फ्यूचर मान लो आपने उद्योग बढ़ाया तो जगह को एक्सपेंड कर सकते हैं, उस भविष्य में होने वाली तरक्की को देखते हुए करना चाहिए। उत्पादित वस्तुओं सेवाओं का बाजार कहाँ और कैसे बढ़ाना है ये भी तय कर लें कि जो उत्पादित वस्तुएं हैं उनको किस किस बाजार में बेचना है, किस किस तबके तक जाना है, मार्केटिंग कहाँ तक करना है, कौन इसको खरीदते हैं, तो सारी चीज़ें होती है। तो ये सब चीज़ें मार्केट में एक बार तलाश करनी पड़ती है, मार्केट में घूमना पड़ेगा, मार्केट में कौन सी चीज़ उपलब्ध नहीं है, किसकी मांग है, कौन सी समस्या दे रहा है कोई प्रोडक्ट। हो सकता है किसी प्रोडक्ट में कोई समस्या आ रही है तो उसका निदान भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हर एक चीज़ यहाँ पर आनी चाहिए। नेक्स्ट है वृहत उद्योग। ये तो कुटीर उद्योग की हमने बात कर ली और एक सफल उद्यमी कैसे बनना है ये भी बात कर ली। अब बात करते हैं हम लोग वृहत उद्योग के बारे में। वृहत या भारी उद्योग बड़े पैमाने पर स्थापित किए जाते हैं जिनके लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है, श्रम शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, भूमि और बड़ी बड़ी मशीन की आवश्यकता पड़ती है, और ज़्यादा मात्रा में बिजली की आवश्यकता पड़ती है या शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। कोयला ले लो, ये कोयले के अलावा बिजली का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अधिक मात्रा में वस्तुओं का जो उत्पादन करे वो वृहद उद्योग है। तो वृहद उद्योग बड़े उद्योग होते हैं जो लाखों करोड़ों में प्रोडक्ट निकालते हैं, जो पूरे देश की पूर्ति कर सकता है। इन उद्योगों में लौह इस्पात उद्योग आते हैं, सीमेंट उद्योग आते हैं, दवाई उद्योग आते हैं, रासायनिक खादों के उद्योग आते हैं, वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, बड़ी बड़ी मशीनें बनाने के उद्योग, वायुयान बनाने वाले, जलयान बनाने वाले उद्योग, यहाँ तक कि इंजन बनाने वाले, रेलवे के डिब्बे बनाने वाले, तेल रिफाइनरीज, परमाणु ऊर्जा उद्योग, ये सारे के सारे वृहद उद्योग के एग्जाम्पल है। एक एक करके हम लोग वृहद उद्योग को पढ़ेंगे भी दोस्तों। सबसे पहले वृहद उद्योग में बात करेंगे भारी उद्योग में लौह इस्पात उद्योग की, जिसे आधारभूत उद्योग के नाम से भी जानते हैं। तो हमारा पहला उद्योग कौन सा है? लौह इस्पात उद्योग। इसका नाम क्या रखा गया है? इसे आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। यह भारत का एक आधारभूत उद्योग है। आधारभूत का मतलब क्या है समझते हैं? आधारभूत उद्योग इसका मतलब यह है कि कोई भी दूसरी कंपनी बिना लौह इस्पात उद्योग की सहायता के चल ही नहीं सकती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई कंपनी खोलने वाला हूँ, कोई भी कंपनी, मुझे कपड़े बनाने की कंपनी खोलना है या साइकिल बनाना है या कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ बनाना है, तो बनाने के लिए सबसे पहले मेरे दिमाग में आएगा कि मशीन कौन सी लेके आऊँ बड़ी से बड़ी। लेकिन वो मशीन किस चीज़ से बनती है? हर मशीन दुनिया की कोई प्लास्टिक से तो नहीं बनती होगी। दुनिया की कोई भी मशीन हो वो सब चीज़ बनती है लोहे से बनती है। और वो लोहा कहाँ से आता है? ये लोहा इस्पात वाली कंपनी उसको लोहा देती। इसीलिए हर एक कंपनी का आधार क्या है? लोहा है, मशीन है, और वो इस लोहा इस्पात उद्योग से आता है, इसलिए इस उद्योग को बोलते हैं आधारभूत उद्योग। यह भारत का एक आधारभूत उद्योग है जो हल्के, मध्यम, भारी उद्योग
इसमें बनी मशीनों पर निर्भर है। क्यों है इसको कोई बोलते हैं? क्योंकि जितने भी छोटे उद्योग, मध्यम प्रकार के या भारी भारी उद्योग भी हैं, जैसे कार बनाने वाली कंपनी है, कार वाली कंपनी को इंजन बनाने के लिए, और जो लोहा कहाँ से आता है? लोह इस्पात उद्योग से। तो जितने भी उद्योग हैं उन सभी उद्योग किस पर निर्भर है? लोहे से बनी मशीनरी पर निर्भर है, नहीं तो काम ही नहीं होगा। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं? टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ये जमशेदपुर नाम के शहर में है और जमशेदपुर झारखंड में है। इसके अलावा दूसरी आयरन इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील कंपनी, जो कि शॉर्ट फॉर्म में इसको ISCO के नाम से जानते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में नाम क्या है? ISCO, जो पश्चिम बंगाल में है। उसके अलावा विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पर मिलेगी आपको? कर्नाटक में, और इसका नाम है विस्को। विश्वेश्वरैया भारत के वो इंजीनियर हैं जिनके नाम पर हर साल भारत में अभियंता दिवस, इंजीनियर डे मनाते हैं। इंजीनियर, जैसे हम लोग बोलते हैं टीचर डे मनाते हैं, टीचर डे किसके नाम पे मनाते हैं? हम लोग सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में मनाते हैं। तो चिल्ड्रन डे जवाहरलाल नेहरू की याद मनाते हैं। वैसे ही भारत में इंजीनियर डे जो मनाते हैं वो मनाते हैं विश्वेश्वरैया के नाम पे। कर्नाटक के थे और बहुत अच्छे इंजीनियर थे ये। निजी क्षेत्र के हैं ये जो नाम हमने पढ़े अभी, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को, ISCO, विस्को, ये सब क्या है? निजी क्षेत्र के हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भिलाई, पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर, उड़ीसा में राउरकेला, झारखंड में बोकारो, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम और तमिलनाडु के सलेम में लौह इस्पात बनाने की सरकारी कंपनियां हैं। तो लौह इस्पात उद्योग में जहां निजी कंपनियों ने भी अपना हाथ आजमाया है, वहीं पर सरकारी कंपनियां भी विद्यमान है। दोनों की दोनों कंपनियां विद्यमान हैं। तो दोनों कंपनियां पूरे भारत को लोहा सप्लाई करती है, और भारत को ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे देशों को लोहा सप्लाई करती हैं, चाहे वो अमेरिका हो या चाहे यूरोप के देश हो। सबसे ज़्यादा तो हम लोग जापान को भेजते हैं, मशीनें बनाता है वो। लौह अयस्क से लौह इस्पात कैसे बनाते हैं? तो लोहा कैसे बनता है? तो सबसे पहले खनन की प्रक्रिया होती है। खनन के द्वारा क्या निकलता है? लौह अयस्क निकलता है। इस लौह अयस्क को एक भट्टी में गर्म किया जाता है। भट्टी में गर्म किया जाता है तो लोहा डाला जाता है। यहाँ पर लोहा के साथ साथ इसमें चूना पत्थर भी डालते हैं। लोह अयस्क और चूना पत्थर, तो इसे क्या किया जाता है? प्रगलित किया जाता है। फर्मस ब्लास्ट बोलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग फर्मस ब्लास्ट, प्रत्यावर्ती भट्टी बोलते हैं इसको, फर्मस ब्लास्ट। तो इसमें क्या किया था? प्रगलित किया जाता है। प्रगलित मतलब गलाया जाता है। गलाने के बाद क्या होता है? प्योर लोहा निकल के इधर आ जाता है, इधर निकाल लेते हो और अपशिष्ट पदार्थ वो बाहर कर देते हैं हम लोग। लेकिन लोहे में जंग बड़ी जल्दी लग जाती है, इसलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उसमें क्रोमियम, निकिल, कार्बन जैसी चीज मिलाते हैं। लौह अयस्क को ऊंचे तापमान पर गलाया जाता है और धातु गलकर अलग हो जाती है, जिसे सांचे में ढाल लिया जाता है। कोई भी सांचा देता है, उसमें कार्बन मिलाया जाता है, क्रोमियम मिलाया जाता है, निकिल मिलाया जाता है। जिससे क्या होता है? जिससे उसे जंग लगने से बचाया जा सकता है। इस्पात में जंग नहीं लगना है, अगर उसको बचाना है तो उसमें निकिल धातु, उसमें निकिल मिला दो, क्रोमियम मिला दो, कार्बन मिला दो। इससे क्या होगा? उसमें जंग नहीं लगेगी और ज़्यादा समय तक वो चल सकता है, उसकी एज बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं कुछ इंडस्ट्रीज़ की जो भारत में फेमस है, और कुछ एक आध इंडस्ट्री अमेरिका की बात करेंगे। तो बात करते हैं जमशेदपुर की। जमशेदपुर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड राज्य में जमशेदपुर नगर में स्थित है। पहले इसका नाम साकची था। जमशेदपुर तो अभी किया गया, पहले इसका नाम साकची था। तो ये जो साकची है ये कहाँ पर है? ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी झारखंड राज्य के जमशेदपुर नगर में स्थित है, और इसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में की थी। जमशेदजी टाटा, JRD टाटा जो टाटा कंपनी है, इसके आसपास लौह इस्पात बनाने के लिए कच्चा लोहा मिल जाता है, लोह अयस्क मिल जाता है, कोयला मिलता है, चूना पत्थर मिलता है, डोलामाइट, मैग्नीज मिलती है। इसलिए खनिज यहाँ पर बहुतायत में मिलते हैं, तो इसलिए बनाए गए। मैंने आपको पहले ही बताया था कि उद्योग धंधे वही स्थापित किए जाते हैं जहाँ पर आपको
कच्चा माल आसानी से मिल सकता है, और जहां पर कच्चे माल के साथ साथ आपको रेल सुविधा, रोड सुविधा, नदियां वगैरह सब कुछ मिल जाती हैं। तो कच्चा माल जहां मिले, यातायात की सुविधा जहां, वहां पर आसानी से आप लौह इस्पात उद्योग, कोई भी उद्योग धंधा स्टेब्लिश कर सकते हो। तो एक चीज और ध्यान रख लेना बस कि इसको टिस्को बोलते हैं, है ना, टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड। तो ये टिस्को है, ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक दूसरी भारी उद्योग कंपनी है जो लौह इस्पात उद्योग से संबंधित है, उसका नाम है डेट्रॉइट। डेट्रॉइट जो है ये पूरा एक शहर का नाम है एक तरह से। डेट्रॉइट पूरी दुनिया में मोटर कार बनाने के लिए बड़ा फेमस है। तो डेट्रॉइट जो है वो मोटर वाहन उद्योग के नाम से जाना जाता है, काफी बड़ा वहां पर है, और लौह इस्पात उद्योग से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मोटर कार बनाना है तो लौह इस्पात तो चाहिएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में ह्यूरन झील और इरी झील, दो झीलें मिलेगी आपको। संयुक्त राज्य की 5 प्रमुख झीलें हैं। एक का नाम है सुपीरियर, जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, उसका नाम क्या है? सुपीरियर झील, क्षमा करें, सुपीरियर झील। दूसरा है इरी झील, तीसरा है ओंटेरियो झील, चौथा है मिशिगन, पांचवा है ह्यूरॉन। ये इतनी झीलें हैं। इन 5 झील को मिला के बोलते हैं ग्रेट लेक्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की महान झीलें। ये कनाडा और अमेरिका के बीच में स्थित है, बहुत फेमस झीलें हैं। इसमें से सबसे बड़ी झील ये है आपकी सुपीरियर, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। लेकिन मैं बात कर रहा हूं किसकी? ह्यूरन झील की और इरी झील की। ये इरी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों के बीच में वो जगह है जिसका नाम है डेट्रॉइट, और यहाँ पर इस झील के मध्य डेट्रॉइट नगर स्थित है, जो मोटर गाड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर जनरल मोटर कॉर्पोरेशन जो कार बनाने वाली कंपनी है वो उसका प्लांट डला हुआ है। फोर्ड मोटर कंपनी, फोर्ड कंपनी तो भारत में भी काफ़ी शुमार थी, अभी हाल ही में फोर्ड मोटर ने भारत को छोड़ दिया है, यहाँ पर वो अपने प्रोडक्ट अब नहीं बेचेगी। फोर्ड कंपनी के ट्रैक्टर भी पहले आते थे, और उसके अलावा कार वगैरह आती है, तो आपने उनके नाम जरूर सुने होंगे। उसके अलावा डेम्बलर क्रिस्लर, ये भी यूएसए की कंपनी थी। तो ये कंपनियां जो हैं सारी की सारी क्या है? मोटर कार वाली कंपनियां हैं। कच्चा माल इन कंपनियों को पिट्सबर्ग से मिलता है। लोहा जो है, पिट्सबर्ग में लोहे की काफ़ी खाने हैं, तो लोहा एस्क वहाँ से, लोहा इस्पात जो है वहाँ से मिलता है। लोहा इस्पात कारखाने वो लोहा प्रोवाइड करता है इनको। सूती वस्त्र उद्योग की बात कर लेते हैं, हमने जो भाई लोह इस्पात की बात की तो सूती वस्त्र की बात कर लेते हैं। तो भारत में 2 ही जगहों पर हो सकता है ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर कपास बहुत उगता है। जो वो जो राज्य है वो है गुजरात, महाराष्ट्र। गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा मात्रा में कपास होता है, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है, यहाँ की जलवायु नम होती है, जो कपास के लिए उपयुक्त होती है, अच्छी क्वालिटी का। उसके अलावा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी कपास होता है, तमिलनाडु में भी कुछ हद तक होता है। वहीं कर्नाटक और पंजाब राज्य भी सूती वस्त्र उद्योग में काफ़ी आगे है। भले ही इन राज्यों में कपास बहुत कम होता हो, लेकिन सूती वस्त्र उद्योग में आगे उत्तर प्रदेश में कानपुर जो है वो काफ़ी बड़ा है। हमारा उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर एक तरह से वो, तो कानपुर भी बहुत बड़ा उत्पादक है। तो गुजरात और महाराष्ट्र टॉप पर है, ये ध्यान रखना है, दोनों टॉप पर चलते हैं। अहमदाबाद की बात करें तो अहमदाबाद सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है। इसके आसपास कपास उत्पादक क्षेत्र होने से सूती वस्त्र उद्योग का यहाँ पर अत्यधिक विकास हुआ है। आसपास कपास क्षेत्र थे इसलिए। और अहमदाबाद में लगभग 50 से भी ज़्यादा बड़ी बड़ी मिलें हैं, तो छोटी तो कई मिलें होगी, तो 50 तो बड़ी बड़ी बहुत भारी भरकम मिलें हैं, छोटी तो कई ज़्यादा है, और बड़ी भी हो सकता है ज़्यादा बढ़ गई हो। देश का दूसरा सबसे बड़ा सूती वस्त्र उद्योग यहीं पर है, तो पहला कहाँ होगा? बम्बई में। दुनिया का सबसे बड़ा, क्षमा करें, भारत का सबसे बड़ा सूती वस्त्र केंद्र जो है वो बम्बई है, दूसरा अहमदाबाद है। अहमदाबाद को क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये मैनचेस्टर क्या है? मैनचेस्टर एक सिटी है यूनाइटेड किंगडम की, इंग्लैंड की, जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में कपड़ा का उत्पादन किया जाता है, दुनिया का बहुत पुराना है, उसके नाम से दिया गया। दूसरा जो शहर है हमारा वो है ओसाका। जापान देश के ओसाका नगर में हमारे देश के अहमदाबाद की तरह ही सूती वस्त्र उद्योग का बहुत तेजी से विकास हुआ है। इसे जापान का मैनचेस्टर बोलते हैं, हमारे मैनचेस्टर ऑफ जापान, हमारे यहाँ का मैनचेस्टर अहमदाबाद, उनके यहाँ का ओसाका।
जबकि जापान में तो कपास का उत्पादन नगण्य है, फिर भी जापान जो है वस्त्र उत्पादन करता है। हमारे यहाँ तो काफी होता है। इसलिए जापान क्या करता है, विश्व के अन्य देशों से कपास का आयात करता है। तो आपका कपास बुलवा करके कपड़े बनाता है, सोचो इतना, क्योंकि कपड़ा इंडस्ट्री वहां भी बहुत तेज अच्छी चलती है। तो क्वेश्चन तो बनता है कि क्या कारण है कि ओसाका में वस्त्र उद्योग इतना अच्छा सक्सेसफुल रहा। तो सूती वस्त्र उद्योग, ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के निम्नलिखित कारण है। नंबर 1, वहां पर समुद्री तट पाए जाते हैं जिससे आसानी से माल भेजा जा सकता है और वापस लाया जा सकता है। निर्यात आयात करने के लिए समुद्र तट पर स्थित होने के कारण ओसाका बड़े बड़े जहाज द्वारा ओसाका में कच्चे माल को बाहर से मंगाने और तैयार माल को बाहर भेजने की सुविधा है, क्योंकि ये बिल्कुल कोस्ट पे है। दूसरा, यहाँ बड़े बड़े पत्तन, बड़े बड़े बंदरगाह हैं जिससे जहाजों पर सामान लादने और उतारने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें कार्यरत, इसलिए इंसानों को काम करने की जरूरत नहीं है, तो आसान हो जाता है। अच्छी कोटि की तकनीक और श्रमिक सुविधा यहाँ पर सुलभ है। भारत में तो ज्यादा है उससे, लेकिन फिर भी वहां पर अच्छा है। वस्त्र उद्योग के लिए उपयुक्त जो नम जलवायु होती है सबसे महत्वपूर्ण, वो भी यहीं पर मिलती है। जो भारत के गुजरात और महाराष्ट्र में है वो जलवायु यहाँ पर मिल जाएगी। तो यही कारण है कि वहां पर इसका बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग। सूचना एवं प्रौद्योगिकी को हम लोग बोलते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, IT इंडस्ट्री की बात करते हैं। सिलिकॉन वैली की बात करते हैं, सिलिकॉन घाटी। सिलिकॉन घाटी जो है ये एक जगह का नाम है, ये कैलिफोर्निया नाम के राज्य में एक सिटी है, घाटी का नाम से प्रसिद्ध है। ये सिलिकॉन वैली इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर IT सेक्टर, सॉफ्टवेयर का हब है ये। मेरा लगता है यहाँ पर इतनी कंपनियां हैं, सोचो आप, दुनिया की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं सारी USA की, वो सब यहीं पर बनी हुई है, यहीं पर अपना काम करती हैं। और ये मध्य कैलिफोर्निया, पश्चिमी मध्य कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया जो है, अगर मैं मैप बनाना चाहूँ एक सांकेतिक तौर पर नॉर्थ अमेरिका का, तो कुछ मैप इस तरीके से बनेगा ये। तो ये यहाँ पर मिलेगा आपको, इस एरिया में मिलेगा आपको कैलिफोर्निया या आपका सिलिकॉन वैली। सैन फ्रांसिस्को और सेंट जोस दो बड़े बड़े नगर हैं, इन दोनों के बीच में फैली हुई है एक पट्टी के रूप में सिलिकॉन वैली। सैन फ्रांसिस्को, सेंट फ्रांसिस्को, सेंट जॉन दोनों कैलिफोर्निया में स्थित है, सिलिकॉन वैली इनके बीच में है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी हुई, IT से जुड़ी हुई बड़ी बड़ी कंपनियां सब यहीं पर स्थित है। जैसे विश्व प्रसिद्ध इंटेल कंप्यूटर कंपनी, इंटेल कोर बनाती है, ये प्रोसेसर बनाती है। यंग सामग्री और सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री बनाने वाली एप्पल कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहां पर है। ह्यूलेट पैकर्ड कंपनी, सन माइक्रो सिस्टम, ये सारी कंपनी आपको यहां मिल जाएगी। मतलब दुनिया की जो बड़ी शुमार कंपनियां हैं जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में के नाम से जानी जाती है, वो वहां पर मिलेगी आपको। तो भारत में भी हमारे पास ऐसा एक शहर है जिसका नाम है बेंगलोर। भारत का बेंगलोर भारत का सिलिकॉन वैली कहलाता है। ये भारत की सिलिकॉन घाटी है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर दक्षिण भारत का एक नगर है। और भारत में सॉफ्टवेयर प्रक्रिया सामग्री, मतलब होता है सॉफ्टवेयर की सबसे अधिक कंपनियां इसी बेंगलोर में है। और जैसे इन्फोसिस, विप्रो, इनके नाम सुने होंगे आपने। इन्फोसिस और विप्रो कंपनियां यहाँ पर, ये हजारों लोगों को रोजगार देती हैं। विश्व भर में भारत के सॉफ्टवेयर विशेषज्ञों की बड़ी प्रतिष्ठा और मांग है। भारत में बनने वाले सॉफ्टवेयर की मांग पूरी दुनिया में हो रही दोस्तों आज। और आज दूसरा सिलिकॉन वैली अगर दुनिया का कोई है तो वो बेंगलोर ऑफ इंडिया है। इसलिए भारत के बेंगलोर को सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। संचार उपकरण, मशीनी उपकरण, वायुयान, बिजली की मोटर, मुद्रण सामग्री आदि बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। जैसे ये बोर्ड आप देख रहे हो, उसमें भले आपको जो दिख रही है वो हार्डवेयर, लेकिन इसके अंदर सॉफ्टवेयर डला हुआ है जो ये सब चीज़ें बता रहा है, स्क्रीन चल रही है, तो सॉफ्टवेयर यहाँ पर काम करता है। ये सब IT की वजह से हुआ है। अब बात करते हैं उद्योगों का बदलता परिदृश्य। जैसे जैसे समाज ने विकास किया है वैसे वैसे उद्योग बदलना शुरू कर दिए हैं। तो समाज के विकास के बदलते परिदृश्य में निम्नलिखित उद्योगों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। जैसे पर्यटन उद्योग आज की तारीख में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लोग घूमना फिरना पसंद कर रहे हैं। तो जब पर्यटन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? फोटोग्राफी बढ़ेगी। जब पर्यटन बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी? यातायात के साधन तो बढ़ेंगे। जब पर्यटन बढ़ेगा तो होटल उद्योग भी तो बढ़ेगी, होटल के जो होटल इंडस्ट्रीज है ये काफी बढ़ेगी।
सड़क निर्माण में रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे अगर पर्यटन बढ़ेगा तो। पहाड़ी क्षेत्र में बहुत सारे, इंडिया में कितना पर्यटन क्षेत्र है आप कुछ सोचिए। कुछ पर्यटक जगहों के नाम उत्तर प्रदेश के जो काफ़ी फेमस है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर किए, क्योंकि मुझे ऐसी चीज़ें पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है कि वो अपने शहर के आसपास है कोई बहुत ही फेमस चीज़ जो उत्तर प्रदेश की, जहां घूमना चाहिए। क्योंकि मैं घूमने का प्लान बना रहा हूं और जब मैं घूमूंगा तो उत्तर प्रदेश में सबसे पहली चॉइस होगी कि कहां कहां जाना है। तो प्लीज़ मुझे सजेस्ट करें कि उत्तर प्रदेश में मुझे कहां कहां घूमना चाहिए। आपके कमेंट का इंतजार करूंगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग आज की तारीख में बहुत डिमांडिंग में है, कंप्यूटर से रिलेटेड उद्योग। तो जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग चलेंगे तो कौन से उद्योग चलना चाहिए? कंप्यूटर का उद्योग तो चलेगा ही, दूरदर्शन इंडस्ट्रीज, मीडिया वीडियो जितनी भी चीज़ें सब चलेगी, रेडियो, सरकारी तंत्र, यहाँ पर भी इसका काम हो रहा है। तो ये कितने काम है उसके। इंटरनेट का यूज़ बढ़ रहा है। इंटरनेट का यूज़ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमें मोबाइल, अगर मोबाइल बनता ही नहीं, इंटरनेट चला दिया तो फिर वो खाली कंप्यूटर वाले के काम में होगा। इंटरनेट का यूज़ किसने बढ़ा दिया? ये मोबाइल ने बढ़ा दिया इंटरनेट का यूज़। और दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट यूज़ करने वाला देश भारत है। सबसे ज़्यादा सस्ता मिलता है हमारे देश में, सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र भारत में। विकसित देश और विकासशील देश क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। भारत की अपेक्षा जापान में कच्चा माल कम उपलब्ध है। भाई भारत में कच्चा माल बहुत है, जापान में तो कम उपलब्ध है, लेकिन फिर भी भारत की अपेक्षा उसके अलावा भारत के अपेक्षा श्रमिकों की संख्या भी बहुत कम है। जनसंख्या देख लो ना, बहुत कम है जापान की। लेकिन जापान के पास क्या है? कुशल और शिक्षित श्रमिक उनके पास में है, उच्च और आधुनिक तकनीकी उनके पास है, जिसके कारण भारी मात्रा में उच्च स्तर की वस्तुओं का निर्माण करता है। सोचो, लोहा हमारे पास बहुत है, हमारे पास लोहे की कच्ची धातु बहुत मिलती है, दुनिया में 1/4 लोहा हमारे पास में है, भंडार। लोहा हमारे पास बहुत है, लेकिन वो लोहा हम लोग किसको सप्लाई करते हैं? जापान को। जापान के पास क्या है? कुशलता है। उसी लोहे की मशीन बना करके जितने दाम में हमने लोहा भेजा है उसके 100 गुने दाम पे वो हमें मशीन बेचेगा। वही मशीन जो हम यहाँ बना भी सकते, लेकिन हमारे पास कुशलता नहीं थी। तो उसके पास कुशलता है, भले ही श्रमिक ना हो, भले कम हो, लेकिन कुशलता है, इसलिए अच्छी उच्च किस्म की चीज़ें बेचता है, इसीलिए वो विकसित देश है। इलेक्ट्रॉनिक्स की वस्तुओं के उत्पादन में जापान अग्रणी देशों में से एक है। औद्योगिक देश होने के कारण जापान एक विकसित देश है। इसका मतलब साफ है कि जिस देश में उद्योग विकसित हैं, जिस देश में उद्योग धंधे ज्यादा है, वो विकसित देश है। तो विकसित देश की डेफिनेशन क्या होगी? जिन देशों में अधिक मात्रा में उच्च कोटि के उद्योग, अच्छे उद्योग, मशीनरी, सॉफ्टवेयर उद्योग हैं, उच्च शिक्षा व्यवस्था है, जीवन जीने का उच्च स्तर और उच्च स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। क्या क्या है? अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा, उच्च किस्म के उद्योग, ये जीवन जीने का अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड है, तो वो देश क्या है? विकसित है। लेकिन जिस देश में उच्च शिक्षा नहीं है, जिस देश में उद्योग नहीं है, जिस देश में जीवन जीने का स्तर का अभाव है, जिस देश में अभाव मिलता है, वो क्या है? जिस देश में क्या मिल जाता है आपको? अभाव देखने को मिलता है, वो देश क्या है? विकासशील देश कहलाता है। तो भारत किस श्रेणी में आता है? भारत विकासशील देश में आता है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा का स्तर वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा वैसी नहीं जैसी होना चाहिए, यहाँ की उद्योगों की जो उच्च कोटि की चीज़ें नहीं बनाते, बहुत उच्च कोटि की तो नहीं बना सकते। कच्चा माल हमारे पास बहुत है, लेकिन समस्या है कि उद्योग विकसित, अच्छे उद्योग ज़्यादा नहीं, इंडस्ट्री सेक्टर बहुत पिछड़ा हुआ है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं निर्माण उद्योग का सबसे अधिक महत्व है। आजकल की अर्थव्यवस्था में केवल और केवल निर्माण उद्योग, जो बड़े बड़े निर्माण चीज़ों का निर्माण करते हैं, वही उद्योगों का महत्व है। और इसी के बल पर अपने को विकसित कहलाने की परिपाटी बना चुके हैं। बहुत सारे देश अपने आप को विकसित इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो उनके पास ये उद्योग हैं। बहुत सारे देशों में औद्योगिक विकास के लिए कच्चा माल और शक्ति के साधन बहुत उपलब्ध हैं, लेकिन प्रौद्योगिकी और पूंजी और प्रतिस्पर्धा के कारण विकसित देशों की बराबरी नहीं कर पाए। भारत जैसे देश, हमारे पास कच्चा माल बहुत है, श्रम शक्ति भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन फिर भी पूंजी की कमी की वजह से और कंपटीशन की वजह से उनके प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे होते हैं। कंपटीशन और पूंजी की वजह से हम लोग उनकी बराबरी नहीं कर सकते, इसलिए हम विकासशील देश रह गए और वो विकसित हो गए। भारत में औद्योगिकरण बढ़ रहा है, अब हमने बढ़ाना शुरू किया, लगातार बढ़ रहा है। मेक इन इंडिया नाम की मूवमेंट चल रही है भारत में, हम लोग औद्योगिकरण बढ़ा रहे हैं, लेकिन समस्या उसके साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ता जा रहा है। इसीलिए सरकार क्या कर रही है? सरकार ने कई रासायनिक उद्योगों को लगाने से पहले
प्रदूषण प्रमाण पत्र लेना आवश्यक कर दिया। ये ज़रूरी है, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि देश को उद्योगों को भी लगाने से पहले ये भी देखना पड़ेगा कि पर्यावरण के साथ सही व्यवहार किया जाए, नुकसान न किया जाए ज़्यादा। दोस्तों ये कंप्लीट हुआ हमारा वन शॉट रिवीजन, ये कंप्लीट चैप्टर रिवीजन हो चुका है पाठ क्रमांक 5 का। आशा है कि आपको मजा आएगा, और जहां जहां मैंने कमेंट की बात की है कमेंट जरूर करें, पूरे वीडियो को देखें, आपको ये पार्ट अच्छा लगेगा। दोस्तों अगर आपको ये यूपी बोर्ड के जो चैप्टर है, जो लेक्चर है, या अगर सीक्वेंस में आपको नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पर, तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि आपको यूट्यूब के साथ साथ एक और जगह मिल जाएगी, और वो है हमारा वेबसाइट magnetbrains.com। यहाँ पर आपको सारी चीज़ मिलने वाली बिल्कुल सीक्वेंस में और फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ आप कर सकते हैं अपने टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर, जहाँ पर आपको नीचे अपना कोर्स ढूंढ लेना है, यूपी बोर्ड दिख रहा है लाल अक्षर में, इसको क्लिक करो, और क्लास 8 यहाँ पर दिखेगा, इसको भी क्लिक करो। क्लास 8 को क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑप्शन आता है भूगोल, हमारी पृथ्वी हमारा जीवन, इसमें वॉच नाउ पर क्लिक करो। जैसे ही वॉच नाउ पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ऑप्शन खुल जाएगा वॉच ऑल वीडियोस। वॉच ऑल वीडियोस में आपके सामने यहाँ एक एक के बाद सारे वीडियो के लेक्चर मिल जाएंगे, अपडेट होते रहते हैं, अपडेट हो जाएंगे। जैसे अभी आप इसको खोलोगे आपको कुछ और चैप्टर, मतलब अगर हम लोग 5 पढ़ रहे हैं तो 4 तक तो मिल ही जाएंगे। आराम से आप लेक्चर पर क्लिक करें तो ये सारा का सारा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब सीधा वही वीडियो देखो जो आपको देखना है, ढूंढने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो को देखने का फायदा ये है कि इसमें एड और ब्रेक्स नहीं आते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आपका पढ़ाई में भी मन लगा रहेगा। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को, यूपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो बहुत अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।